आज किस तरीके से महाशक्ति हमारी इंडियन नेवी बन रही है और उसके बाद जो अलग अलग देश के जो नौसेना है वो किस तरीके से भारतीय नौसेना को देखती हैं, तमाम चीजों पर, तमाम पहलुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। बारीकी से बात करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं और वो आपको बारीकी से बताएंगे भारतीय नौसेना की खूबियां, उसकी खासियत और आने वाले समय में भारतीय नौसेना कहां तक जाने वाली है। हमारे साथ कॉमोडोर रंजीत राय साहब जुड़े हैं, पूर्व निदेशक हैं नेवल ऑपरेशंस, नेवल डायरेक्शंस एंड ऑथर भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। रंजीत राय जी काफी लंबे समय तक भारतीय नौसेना में रह चुके हैं और एक लंबा इतिहास है, 32 इयर्स का ये इतिहास। और उसके बाद लोगों को बताना नौसेना के बारे में, नौसेना की क्षमताओं को लोगों के सामने रखना कि नौसेना क्या कर सकती है। उसके बाद सरकार तमाम चीजों पर देखती है कि किस तरीके से नौसेना को हम और ज्यादा इवॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से शक्तियां उन्हें देनी है ताकि नौसेना जो है वो और ज्यादा बखूबी होकर लड़े, ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो नौसेना सबसे पहले खड़ी रहे। आज हम इस पॉडकास्ट में कई किस्से भी जानने वाले हैं, जब नौसेना ने किस तरीके से, चाहे वो 1971 का वॉर हो, 65 का वॉर हो, 1991 कारगिल का वॉर हो, कई लोग नहीं जानते हैं नौसेना के इतिहास के बारे में, वो भी हम जानेंगे। रंजीत जी, शुरू करेंगे इतिहास से, क्योंकि मैंने जिस तरीके से बताया इंट्रोडक्शन में कि 4,500 5,000 साल पुराना इतिहास नौसेना का रहा है। किस तरीके से नौसेना की शुरुआत हुई रॉयल इंडियन नेवी तक, क्योंकि जब हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो एक अलग सा गर्व महसूस होता है आज के समय में, क्योंकि चाहे वो यूनिफॉर्म की हम बात करें, वैसे तो डिफेंस फोर्सेस जब हमारे सामने कोई भी जवान खड़ा होता है तो रगों में जो खून होता है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है और जोश से भर जाते हैं हम लोग। लेकिन इंडियन नेवी की जब हम बात करते हैं तो एक अलग इतिहास है उसका, जो शायद कई लोग जानना चाहते हैं। तो मैं इसे शुरू से चाहूंगा कि आप बताएं कि कब से ये शुरू हुआ और किस तरीके से इवॉल्व अब होती जा रही इंडियन नेवी। बिल्कुल, ये शुरू जो हुआ है जब से हमारी पैदाइश हुई है इस दुनिया की, तो मैरीटाइम पावर, शक्ति जो पानी से देती है, जो समुद्र से देती है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बोलना चाहिए, शन्न वरना, हमारी नेवी जो मांगती है वरुणा से कि आप हमको संभालें। ये हमारे राष्ट्रपति राधाकृष्ण जी, उन्होंने कहा था कि ये वेदा का जो आपको मोटो होना चाहिए, तो हमारे हर एक जहाज पे लिखा हुआ है शन्न वरुणा। तो उससे मैं शुरू करूं तो वेदास में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास नौसेना थी। नौसेना 3 किस्म की होती है। समुद्र की शक्ति सुरक्षा देती है। जब ब्रिटिश हमारे पास आ गए, वास्को डी गामा आ गया, हमारी सुरक्षा गई। फिर हमने ले लिया अपनी सुरक्षा जब हमें आज़ादी मिली। तो अब दूसरी, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बड़ी थी, चीन और भारत की आर्थिक स्थिति 40% ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया के जो पैसे हैं वो हम दोनों के हाथ में थी। लेकिन वो समुद्र से आई, तो हम समुद्र से जो व्यापार करते थे, लिखा हुआ है कि हमारे जो पुराने ज़माने में व्यापारी थे वो रोम जाते थे, रोम से सोना लाते थे और यहाँ से रतन, पत्थर, रूबीज वगैरह और मसाले देते थे, स्पाइसेस। तो आर्थिक स्थिति समुद्र से बढ़ती है, व्यापार अब होता है और उससे आज हम एक बड़े देश इस पूर्वी एरिया में हैं। चाइना अकेला हमारे से बड़ा है। तो अब इसकी बात करें तो इतिहास में लिखा हुआ है, प्लूटोनियम ने भी लिखा। फिर उस ज़माने की वेदास के बाद जो आई वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हमने देखा कि हमने लोथाल, जो अब पाकिस्तान में है, कराची से दूर नहीं है, और अहमदाबाद से इस तरफ, मतलब लोथाल आ गया है अभी हमारे पास। तो अहमदाबाद से आप जाइए लोथाल, तब पानी था सब, ये कराची वगैरह नहीं था, पानी था। तो हमने ड्राई डॉक, दुनिया में सबसे पहला ड्राई डॉक बनाया है। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ एक म्यूज़ियम बना रहे हैं, और जैसे उन्होंने सरदार पटेल का स्टैचू बनाया, जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाया, अब मैं भी जाऊंगा अपना म्यूज़ियम देखने के लिए कि उस हमारी जो इतिहास है वो उस लोथाल के साथ शुरू होती है।
उसको सर 1960 में आई थिंक हमने देखा कि पता लगा कि कितना बड़ा वो डॉक था। यानी कि उस समय पे जब सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन हो या फिर हड़प्पन सिंधु घाटी सिविलाइजेशन हो, तब हमने देखा कि कितना बड़ा डॉक से वो लोग व्यापार करते थे। या चीन के साथ हमारा व्यापार बहुत ज्यादा था तब। यानी कि इतिहास समुद्र का बहुत बड़ा है, मतलब बहुत विशाल है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो भारत में लोग हैं उत्तर में, उन्होंने समुद्र देखा ही नहीं है, तो उनको ज्यादा समझ नहीं आता। हम कहते हैं सी ब्लाइंडनेस, कि उनको समझ में नहीं आया कि समुद्र कितना बड़ा होता है। समुद्र जो पानी है दुनिया का, वो लैंड मास से ज्यादा है। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो गए उन्होंने खोदा और देखा तो ये तो ड्राई डॉक बना हुआ है। आज भी हमारे जहाज ड्राई डॉक में बनते हैं। लेकिन उस जमाने में और कैसे उन्होंने वो इंजीनियरिंग की, कैसे उनकी टेक्नोलॉजी थी और कैसे वो पानी के लिए जहाज तैयार करते थे। अब तो अहमदाबाद से आपको जाना पड़ेगा और लोथाल देखना पड़ेगा। उस वक्त सब पानी था। तो हमारी इतिहास वहाँ तक जाती है, हमारी एक्सपीरियंस जो है वहाँ तक जाती है। तो हम आगे थोड़ा बढ़ें तो हम देखें अलेक्जेंडर साहब आए थे, वो लैंड रूट से अफगानिस्तान से आए थे और उन्होंने पोरस के साथ यह लड़ाई की और हरा दिया उनको। लेकिन जब अलेक्जेंडर बीमार हो गए, कौन ले गए उनको? उन्होंने भारत के जो बने हुए थे नाव, उसमें उनको पानी से वापस भेजा क्योंकि वो बीमार हो गए थे अलेक्जेंडर साहब। तो हमें ये भी पता चाहिए कि उस समय में 400 BC, क्राइस्ट से पहले, हमारे पास एक नौसेना थी उस एरिया में, जिसको अलेक्जेंडर ने मदद करके जब बीमार हो गए तो ले गए। तो वो भी एक शुरुआत है इतिहास में कि 400 BC में हमारे पास शक्ति थी, मैरीटाइम पावर था। और जब उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही बड़ी, सोना चांदी वगैरह सब इधर थे, चाइना भी बढ़ गया था। लेकिन क्या हुआ, आगे चले तो हमारे से देश में पोप ने बोला यूरोप में कि भाई ये पैसा वगैरह है पूर्वी जगह में है। तो पोप ने बोला, पोप बहुत बड़ा आदमी था उस जमाने में, वो कंट्रोल करता था सबको, क्योंकि सब क्रिश्चियन लोग थे, मुस्लिम तो बाद में आए, क्रिश्चियन लोग थे सब। उन्होंने कहा स्पेन यू विल गो वेस्ट। तो स्पेन के जो नौसैनिक थे, कैप्टन्स थे, लीडर्स थे, मैरीटाइम स्ट्रेटजी में थे, वो अपने जहाज ले गए। अभी भी देखिए आप, जो स्पेनिश बोलते हैं वो अमेरिका के मेक्सिको में है, साउथ में अमेरिका में है। और पूरा पोर्चुगल को आप पूर्वी तरफ जाओ तो देखिए वो भारत की तरफ आ गए, नॉर्थ अफ्रीका में आ गए, मकाऊ में है, ये सब पोर्चुगीज है। तो 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गए कैलिकट। जब वहाँ पहुंचे उन्होंने बड़ा नखरा किया कि हम बिजनेस करने के लिए आए हैं। और उसके बाद आके जो दूसरे जहाज आए उन्होंने बंदूक वगैरह लाई और उन्होंने गोवा और हमारा जो कोस्ट लाइन है उसका कंट्रोल ले लिया, तो उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। तो पोर्चुगीज हो गए। हमारी आज़ादी के बाद भी पोर्चुगीज गोवा में थे। हमने बाद में लिया 1961 में, मैंने भी भाग लिया उसमें। छोटी लड़ाई थी लेकिन मैं जूनियर ऑफिसर था और हमने झंडा अंजदीप पे, मैं भी था उधर। 1961 ओके। तो 1961 में हमने गोवा लिया क्योंकि हमें डर लग गया कि ये नेटो बेस बनाने वाले थे। वेस्ट बढ़ रहा था, देख रहा था कि ये भारत। तो उससे पहले की थोड़ी बात करें, 1498 में जब वास्को डी गामा आया, उसके साथ क्रिश्चियनिटी भी आई। तो साउथ में क्रिश्चियनिटी थोड़ी ज़्यादा है अभी। तो ये आपको देख रहे हैं, मैरीटाइम से आया, समुद्र से सब कुछ आया। कुछ खाना पीना भी आता है तो समुद्र से आता है, जाता है तो समुद्र से जाता है। 90% ट्रेड जो दुनिया में होता है वो समुद्र से होता है। तो वास्को डी गामा ने पूरा कंट्रोल ले लिया और फिर ब्रिटिश ने देखा कि भाई वो चले गए गोवा, तो वो आए सूरत में। और उस वक्त मुगल डायनेस्टी थी दिल्ली में, उनसे भी वही तरकीब चलाई कि हम बिजनेस करने आए हैं आपके साथ।
हमारे व्यापारी ने बोला बिल्कुल ठीक, लेकिन आस्ते आस्ते वो अपने जहाज़ लाए जिनमें कैनन्स थे। हमारे पास कैनन्स नहीं थे उस वक़्त, छोटी बंदूकें थी हमारे पास। वो हमारे एडमिरल्स के नाम ले लीजिए आप, एडमिरल कानोजी आंग्रे, वो मारिकर रेजिंग, और उससे थोड़ा पहले चोला डायनेस्टी थी ज़बरदस्त। चोला डायनेस्टी तमिलनाडु और उसके उत्तर में थी। तमिलनाडु डायनेस्टी जो चोलास की थी वो 1012 में 1013 में श्रीलंका को ले लिया, फिर मलेशिया को मले को ले लिया। और ये कहते वही हैं चोल डायनेस्टी जिसने चीन के साथ व्यापार किया और उनका भी व्यापार चलता रहता समुद्र के द्वारा ही। राजा राजा चोला जो राजा थे, और उन्होंने एक मंदिर भी जबरदस्त बनाया है, कल्चर भी नहीं छोड़ा। व्यापार, सुरक्षा और कल्चर तीन इकट्ठे चलते हैं। तीनों चीज किसी भी दुनिया में ले लीजिए, ये तीन मैरिटाइम पावर में इकट्ठे चलते हैं। तो चोला जो राजा राजा वन, राजेंद्र दो, उससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भेज दिया, इंडोनेशिया में भेज दिया। तो अभी भी आप जाइए, भारत का कल्चर, रामायण उधर होती है, महाभारत उधर होती है। तो ये चोला डायनेस्टी से हुआ था। लेकिन चोला डायनेस्टी के बाद पल्लव डायनेस्टी आ गई। ये तो होता रहता है, जैसे जिसका जमीन में पावर आ गई तब वो आगे बढ़ गए। और चोला डायनेस्टी ज़्यादा समुद्र पे लगी हुई थी, मैरिटाइम पावर पे लगी हुई थी। तो इसीलिए 1498 में हमारा पावर ज़्यादा नहीं था, लेकिन मारिकर डायनेस्टी, कुंजाली डायनेस्टी और शिवाजी आ गए उस वक़्त। लेकिन वो सामना नहीं कर सके, गोवन लीडर्स का सामना नहीं कर सके, और वो ब्रिटिश लीडर्स का सामना नहीं कर सके। बड़ी लड़ाई हुई थी, अपने छोटे जहाज़ों के साथ उन्होंने तमाम लड़ाई थी, और इतना दिमाग लगाया कि बड़े बड़े जहाज़ जो पोर्चुगीज़ के थे और ब्रिटिश को उन्होंने बुलाया कि हमारे। लेकिन अगर उससे पहले सर हम देखें, ब्रिटिश से पहले, क्योंकि आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया, तो उन्होंने अपनी एक नौसेना बना रखी थी और काफी लंबे समय तक मुगलों को उन्होंने रोक के रखा, और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था अभी नौसेना दिवस पर। वही मैं जिक्र कर रहा हूं कि उन्होंने कोशिश की कि आप अपने बड़े बड़े जहाज हमारे कोस्ट लाइन के साथ लाओ। सो जो भी लड़ाई हुई थी, कुंजाली, मारिकर कुंजाली 2, और जो शिवाजी के नेवी के लड़ाई थे, वो सब हमारे कोस्ट लाइन के पास हुए। तब ब्रिटिश ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा। और उस वक्त पहले डच भी आए थे, कोचिन में डच आए थे, लेकिन ऐसा बंदोबस्त हो गया था यूरोप में कि उन्होंने डायरेक्ट डच को बोला आप इंडोनेशिया चले जाइए। तो अभी भी आप इंडोनेशिया जाएंगे तो वो डच बोली बोलते हैं। कितने इंडोनेशियन हॉलैंड में हैं, आप जाइए, हॉलैंड का खाना जो है कभी कभी ये इंडोनेशियन खाना मिलेगा आपको। तो समुद्र की इतिहास बहुत ही दिलचस्पी की बात है, जब आपके अंदर चले जाएगी। और मैं भी हूँ, कहते हैं, मैंने 30 साल सर्विस की हमारे नौसेना में। कहते हैं यू कैन टेक द सी आउट ऑफ द मैन, समुद्र मेरे से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन जो नमक मेरे खून में है वो नहीं निकाल सकते, वो मैरिटाइम है, उस जिसकी बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ, एक तरकीब लगी कि किंग चार्ल्स कि उन्होंने शादी कराई पोर्चुगीज की ब्रिगांजा के साथ। देखो, उस जमाने में यूरोप में भी ये होता था, हमारे इंडिया में, भारत में भी होता था। महाराजा का लड़का किसी और महाराजा की लड़की के साथ शादी करता था। नो, ये है हायर पॉलिटिक्स, हायर थिंग्स। जैसे हमारे मोदी साहब मिलते हैं, बड़े लीडरों के साथ मिलते हैं, तो ये शादियां भी होती थी। तो उन्होंने ब्रिगांजा के साथ शादी तय की, और इसलिए बॉम्बे, उस जमाने में मुंबई का 7 जो है आइलैंड्स, वो दे दिया इंग्लैंड को। तो सूरत से ब्रिटिश आ गई मुंबई, और आप मुंबई में जा, हमारी नेवी के हेडक्वार्टर्स उधर ही है, INS आंग्रे उधर ही है, जहां ब्रिटेन ने फोर्ट बॉम्बे में फोर्ट बनाया था। हमारी नेवी का हेडक्वार्टर बॉम्बे का उधर, वेस्टर्न कमांड। तो इतिहास अब हो गया ब्रिटिश। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई थी, कितना पैसा बनाया, और गांधी जी ने कहा दैट ब्रिटेन रोज बिकॉज इंडिया पेरिश्ड। ब्रिटेन आगे बढ़ गया तो हम गरीब हो गए, इसीलिए उन्होंने चरखा शुरू किया, सॉल्ट मार्च वगैरह, वो तो इतिहास है। लेकिन कनेक्टेड टू मैरिटाइम, ये शुरू हुआ मैरिटाइम से। जब बॉम्बे उनको मिल गया, कलकत्ता उनको मिल गया, मद्रास उनको मिल गया,
तो मिला के उन्होंने एक दिन नई दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया। इसीलिए आप जाइए, अभी राष्ट्रपति भवन वगैरह सब उस जमाने के बने हुए हैं जब ब्रिटेन ने हमको कंट्रोल किया। और अभी भी देखिए, आज मैंने पेपर में पढ़ा कि हम जो पोर्ट ब्लेयर का नाम है वो भी हम बदली कर रहे हैं। तो हमें बड़े पन्ने इतिहास के बदली करने के। तो अब चलिए आगे बढ़ें। नेवी कब शुरू हुई हमारी नौसेना? 1934 में हमारे जो राष्ट्र उधर के इंग्लैंड के किंग थे, किंग जॉर्ज सिक्स, उन्होंने हमको रॉयल फरमान दिया कि आप रॉयल इंडियन नेवी है, मेरी नेवी है आप। जिसमें इंडियंस भी थे, बिल्कुल, और ब्रिटिश भी थे। नहीं, क्या हो गया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा कोई अफसर नहीं था, लेकिन केरला, गोवा, साउथ इंडिया से नाविक जो सेलर्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो भारत से थे। तो उनको पता था कि अगर जो लड़ाई फिर हो तो ये भारतीय नेवी लेनी पड़ेगी। और इस वक्त हमारी आर्मी तो ब्रिटिश हो गई थी, हमारी आर्मी तो जबरदस्त ब्रिटिश हो गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पार दिया। तब हमारी उन्होंने सोचा भाई रॉयल इंडियन नेवी बनाना चाहिए। तो उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी का फरमान दिया कि 1934 में हमको अपना एंसिन मिला, अपना झंडा मिला, तो हम रॉयल इंडियन नेवी बन गए। अब रॉयल इंडियन नेवी में ऑफिसर्स नहीं थे, तो डफरिन से जो एक ट्रेनिंग शिप थी व्यापार नेवी, मर्चेंट नेवी के लिए, ऑफिसर्स वहाँ से लिए। एडमिरल कटारी, एडमिरल कर्माकर, एडमिरल सोमन और करीब 40 और नाम हैं जो डफरिन से पहले आए। लेफ्टिनेंट D.N. मुखर्जी, वो गए इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियरिंग। तो उस वक़्त हमारे संबंध रॉयल नेवी के साथ बहुत जुड़ गए। रॉयल नेवी में हमें जहाज़ दिए, कॉल्ड स्लूप्स, छोटे जहाज़ दिए हमें। और ये किस्मत की बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने देखा कि रॉयल इंडियन नेवी एक बड़ी केपेबल नेवी है। तो एडमिरल सोमन ने जो कारोबार दिखाया सुएज में, ब्रिटिश को बचाया। एक हमारा जहाज़ गया जो ऑस्ट्रेलिया गया था, रत्नागिरी गया था, उस जहाज़ ने एक वापस आते वक्त जापानीज रेडर को डुबा दिया। रेडर मतलब उन्होंने मर्चेंट नेवी को थोड़ी बंदूकें देके बना दी। तो हमें ये याद होना चाहिए, रॉयल इंडियन नेवी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुर्बानी की, लड़ाई की, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ में, तो हम लड़ाई के सब। और ये यहाँ तक आने तक जो मैरिटाइम पावर का जिक्र आपने किया, वो एशियंट हिस्ट्री ऑफ अवर इंडियन नेवी से लेकर आज तक जो मैरिटाइम पावर थी वही हावी हो रही थी कि हाँ, जब कुछ नहीं था तब समुद्र था, तब हमारी नौसेना थी। और धीरे धीरे 1934 में आपने जिक्र किया 34 का, जब हमारी नौसेना बनी तो वही चीजें हमारे ऊपर, हमारे दिमाग में थी कि नहीं, समुद्र ही था। और उसके बाद किस तरीके से हमने इवॉल्व किया है आज तक। बिल्कुल ठीक बोला आपने। पेडिग्री, हमारी पेडिग्री क्या है, उस वक्त शुरू की जब रॉयल इंडियन नेवी आ गई। लड़ाई में हमने भाग लिया, हम सीख गए हम ये जहाज कैसे चला। ऑफिसर्स ज़्यादा रॉयल नेवी से थे, लेकिन उन्होंने ऑप्ट किया, लिखा कि हम रॉयल इंडियन नेवी का, फिर वापस चले जाएंगे रॉयल नेवी में। तो बिल्कुल ठीक आपने बोला। तो 1945 जब लड़ाई ख़त्म हुई, तब आज़ादी का बोल हो रहा था, आज़ादी का नारा चल रहा था। तो हमारा 1946 में नेवी ने, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल गर्व के साथ, किताब भी लिखा हुआ है, 1946 में म्यूटनी हुई, इंडियन नेवी म्यूटनी। इंडियन नेवी म्यूटनी जब हुई तो ब्रिटेन ने बोला भाई अगर जो आर्मी में म्यूटनी हो गई तो 1857 जैसे दिन आने वाले हैं। तो आज़ादी जल्दी से दे दी और हम रॉयल इंडियन नेवी रहे। लेकिन हमारे एडमिरल ये सर, ये म्यूटिनी की हम बात कर रहे हैं, विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब क्या कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई या चेन्नई में? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कोलकाता में इसकी शुरुआत होती है जब विद्रोह होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सब जगह बात ये फैली कि इंडियन नेवीज के जो सेलर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा था,
और भेदभाव का जिक्र भी जब करते हैं कई किताबों में होता है, तो ये कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ऑफिसर्स थे, जो एक ही रैंक के थे, वो भेदभाव किया करते थे। खाने में भेदभाव होता था कि आपको खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा है, आपको उठने बैठने की जगह ढंग से नहीं दी जा रही थी। और उसके बाद ये धीरे धीरे भेदभाव बढ़ता गया, और उसके बाद जब इंडियन नेवी के जो लोग थे, रॉयल इंडियन नेवी के जो लोग थे, उनको पता लगा कि किस तरीके से भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, और उस तरफ और आग जल रही है कि ब्रिटिशर्स को आप हटाइए, छोड़िए देश, इनको मजबूर करिए ताकि ये देश छोड़ें। उसके बाद इंडियन नेवी ने, रॉयल इंडियन नेवी में जो इंडियन सेलर्स थे या फिर जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने शुरू किया। तो सर, ये कहां से शुरू हुआ? कोलकाता में शुरू हुआ था ये विद्रोह, म्यूटिनी? नहीं, बिल्कुल आपके जो मन में आ रहा है बिल्कुल ठीक है। 1857 म्यूटिनी जो हुई थी वो लखनऊ, कलकत्ता और उस तरफ हुई थी। जो इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी थी वो मुंबई में शुरू हुई। ओके। अब बहुत आसान बात बताना, हमारे जो सब टेलीग्राफिस्ट थे जो कम्युनिकेशंस करते थे, मॉर्स कोड डिट डॉट पे करते थे, ज़्यादा मलयाली थे, तो उन्होंने जहाज़ों में एक मलयालम में सिग्नल भेज दिया कि आप खाना मत खाओ, मुनक मत मानो बात। तो शिप्स में गोरे लोगों ने बोला ये कौन सी भाषा है, तो म्यूटिनी शिप्स में शुरू हुई। और आईएनएस, यानी कि कनेक्टेड साउथ से ही था वो, मैसेज इधर से इधर तक आया। हाँ, मैसेज मतलब हमारे जो मलयाली, हाँ। आज भी टेक्निकल ज्यादा मलयाली है, हाँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह अमेरिका गए, ज्यादा साउथ से गए हैं, तो उन्होंने मलयालम में ये मैसेज भेजा। तो गोरे लोग को पता नहीं किया, लेकिन लोग ने खाना बंद, शिप में खाना बंद कर दिया। आंगरे में बड़ी म्यूटिनी हुई क्योंकि उन्होंने जो कैप्स हैं, मेरे पास भी एक कैप पड़ा हुआ है, उन्होंने क्या किया, रॉयल नेवी ऑफिसर का कैप जाके परेड ग्राउंड में गिरा दिया, खाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पास पैसा नहीं था। और ये सब हो रहा था 1946 में, 46 की म्यूटिनी। तो क्या हो गया, उन्होंने सैलरी कम कर दी, खाना अलग कर दिया, गोरों का खाना हमारा खाना अलग, तो म्यूटिनी हो गई। हौसला दिखाया। अब पंडित जी भी आए बॉम्बे और सरदार पटेल भी आए बाने, तो उन्होंने नेवी को बोला भाई हमें आज़ादी मिलने वाली है, ये आप बंद करो। तो लेकिन ये है कि आज़ादी इस वजह हुई कि रॉयल इंडियन नेवी की जो म्यूटिनी हुई, एक बड़ा उनका ट्रायल हुआ। हाँ, तो उनका जो ट्रायल हुआ, जैसे आईएनए, हमें भी बड़ा गुस्सा था, जो मैं नहीं मतलब हमारे नेवी के लोगों ने, कि आईएनए ने जो हमारे देश के लिए, उनको क्यों ट्रायल कर रहे हो? रेड फोर्ट में उनके ट्रायल हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने ये भी गुस्सा था, बहुत गुस्सा था कि हमने लड़ाई जीती है आपके लिए, हमारा पैसा कम कर रहे हैं। तो अब ये म्यूटिनी चली गई जबलपुर, फिर चली गई कराची जहाज में। एयरफोर्स की म्यूटिनी मद आइलैंड मुंबई में हुई। बॉम्बे मद आइलैंड में जो छोटा एयरफोर्स का था, उन्होंने बोला कि भाई रॉयल इंडियन एयरफोर्स, कि भाई हमारे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी का तो हम भी करेंगे। ये तो होता है कि हमदर्दी अपनी ओन सर्विस के लिए, साथी समर्थन देना। तो ये है, म्यूटिनी हो गई। और इसलिए लिखा हुआ है काफ़ी, जिन्होंने रिसर्च किया है, लोग मानते नहीं हैं क्योंकि आर्मी नेवी एयरफोर्स का थोड़ा झगड़ा चलता रहता है, छोटे छोटे झगड़े चलते हैं। ये कहते हैं नहीं आर्मी ने दिलाया, वो कहता है हमने दिलाया। लेकिन उस दिन से एडमिरल्टी इंग्लैंड में डर गया। तो 1947 में हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन फिर भी हम 1950 तक, जब हम इंडियन नेवी बने, हम रॉयल इंडियन नेवी थे, क्योंकि हमारे जो अफसरान थे, एडमिरल्स थे, पेरी, एडमिरल, वो सब इंडियन थे। पहला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल रामदास कटारी, एडमिरल कटारी, जिन्होंने डफरन से आए थे। तो पुराने जो हमारी बेस है, जो हमारी फाउंडेशन है नेवी की, डफरन ने बनाई है। तो अब उसके बाद आगे चलें तो हमें देखेंगे, ब्रिटेन को हमें पैसा देना था लड़ाई के बारे में, इट्स कॉल्ड वॉर रिपरकशंस, वॉर रिपैट्रिएशंस, कि भाई आपने हमसे इतना लड़ाई कराई, तो उन्होंने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम आपको पुराने जहाज़ देंगे, जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया था। तब पहला जहाज़ हमें मिला आईएनएस मैसूर, दिल्ली। आईएनएस दिल्ली में एक कैप्टन ये कब मिला सर आईएनएस दिल्ली? 1962 में मिला। 62 1962 में नहीं मिला, सॉरी 1959 में मिला, 1960 में आया। और उसके बाद 1961 में मिला विक्रांत, आईएनएस विक्रांत। मैं बता सकता हूँ कि मैं गया था कस्टम ऑफिसर्स के साथ,
200 मील दूर मुंबई से कस्टम क्लियरेंस। नहीं तो जब जहाज आता है कस्टम क्लियरेंस होता है, लेकिन पंडित जी आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, और एडमिरल सोमन बन गए थे चीफ ऑफ ये नेवल स्टाफ। 60 की बात बता रहे हैं, 61 की बात बता 61। 61 की बात बता रहा हूँ। बैलेट पेयर पे मैंने ये भी देखा हुआ है कि जेआरडी टाटा साहब को बुलाया था कि विक्रांत आया है, क्योंकि जेआरडी टाटा साहब पायलट थे। हाँ। तो उन्होंने कितनी खुशी थी कि भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है, और वो पायलट थे, तो वो मिलना चाहते थे पायलट से, मिलना चाहते थे जहाज, हवाई जहाज देखने के लिए, और पूरा जहाज भरा हुआ था हवाई जहाज के साथ। विक्रांत आया, बैलेट पियर, उसके बाद आया आईएनएस मैसूर, बिग क्रूजर, एडमिरल नंदा ने पहले कमांड किया, और उसके बाद तो नया मैसूर आ गया। अब सब ये नाम वापस आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, विक्रांत भी नया बन गया अभी। नया बन गया। हाँ, वो पिछले साल नया बन गया। तो ये है इतिहास पुराने जमाने सर, आईएनएस मैसूर का आपने जिक्र किया, ये कब आया था? आईएनएस मैसूर मेरे ख्याल 1962 63 62 हाँ 63 में आया था मैसूर। तो जब मैसूर आ गया था तो 62 विक्रांत के बाद आया था। ओके, ओके। तो ये हमें पक्का होना चाहिए कि रॉयल नेवी के जहाज हमारे पास आ गए थे। हमारे 3000 अफसरान और सेलर्स यूके गए थे, बेलफास्ट में गए थे, लिवरपूल में गए थे। उन्होंने देखा कि भाई हम जहाज टेक ओवर कर रहे हैं, ये कैसे बनता है। तो उस दिन से जैसे एडमिरल नंदा ने बोला था कि भाई मैं जाऊंगा कराची, 71 लड़ाई होगी, तो इन्होंने बोला पुराने ज़माने में हम अपने जहाज भारत में बनाएंगे, बिल्डर्स नेवी, वी विल बिकम बिल्डर्स नेवी। क्योंकि इन्होंने टेर और आईआईटी खड़गपुर में भी एक शिप बिल्डिंग का कोर्स शुरू हुआ था। तो ये भारत की नेवी ने काफ़ी आगे बढ़ा, लेकिन उस वक़्त हमें डर था, और पाकिस्तान का डर आ गया, फिर 62 वॉर हो गया, चीन की लड़ाई हो गई, तो नेवी को पूंजी और पैसा कम हो गया। फिर भी छोटे बजट के साथ जो नेवी आज भी कर रही है, एक कमाल है, पूरी दुनिया देखती है। नहीं, बिल्कुल। आज पे तो आएंगे ही सर, क्योंकि आज की तो बात करनी ही है। एक बहुत लंबा इतिहास है, बहुत दिलचस्प जिस तरीके से आप बता रहे हैं, और ये जानना बहुत खुशी होती है कि जब हमारी इंडियन नेवी की बात होती है, इंडियन नेवी की जब हम जिक्र करते हैं, तो ये जानते हैं कि कितना इसका लंबा इतिहास है, और सबसे बड़ी बात है कि कितना इंटरेस्टिंग इतिहास है जो हम लोगों को जानना चाहिए, हम जैसे नौजवानों को, और जो हमारे दर्शक देखेंगे भी सर, उनको भी कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत अच्छी तरीके से आप बता रहे हैं एक चीज़ को। मैं इसमें एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, 1962-3 जब हम पहुंच गए थे, आईएनएस मैसूर तक हम आ गए, उसके बाद 1965 का जो समय आया, उसमें किस तरीके से इंडियन नेवी का रोल रहा था, नहीं रहा था? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इंडियन नेवी जाना चाहती थी, काफी सारी बातें की गई, प्राइम मिनिस्टर के पास की गई। उसको सर बताएं सर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अहम सवाल पूछा आपने। 61, 62, 63, 64 ब्रह्मपुत्र आ गया, तलवार आ गया, त्रिशूल आ गया, 8 जहाज आ गए। हमारे जो नेवी के थे लोग तैयार थे, कुछ हो जाए। तब तक हमारे पास सर कितने जहाज हो गए थे? लेकिन जब 65 की लड़ाई हुई, 65 की लड़ाई आपको समझना चाहिए, कच्छ की लड़ाई है। आर्मी लड़ाई करती रही, एयरफोर्स को भी नहीं बताया, नेवी को भी नहीं कुछ बताया, और हमारे पंडित नेहरू जी को देहांत हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री नए प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो उन्हों को पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कहा हम कश्मीर लेके रहेंगे, तो उन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। तो ये तो आर्मी की हिस्ट्री है। नेवी को पता ही नहीं था कि भाई ये क्या हो रहा है। और जब 1966 6 सितंबर 1965 उनके जो प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल यायूब खान, उन्होंने अनाउंस किया रेडियो पे, वी आर एट वॉर विथ इंडिया, तो हमारी सेना चली गई बॉर्डर के अक्रॉस, नेवी तैयार हो गई। लेकिन जब कैबिनेट बैठा, उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि ये नेवी क्या करेगी। आपने सोचा ये मैरिटाइम पावर अलग चीज होती है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो और हमारे जो इंटेलिजेंस चीफ थे, उन्होंने कैबिनेट में ब्रीफिंग दिया कि भाई पीएनएस गाजी, एक सबमरीन जो अमेरिका से यूएसएस ट्रेंच क्लास सबमरीन मुंबई बॉम्बे के बाहर खड़ी हुई है। तो इन्होंने बोला ये तो बहुत डर की बात है, हमारे पास सबमरीन नहीं थी। 65 में हमारे पास सबमरीन नहीं थी। सर, जहाज की हम बात कर रहे थे, कितने जहाज आ चुके थे तब तक? हमारे 12 बड़े जहाज हो गए थे। तो जब ये हुआ तो कैबिनेट ने कहा कि भाई गाजी बाहर खड़ी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्यादा डैमेज सबमरीन्स ने किया,
सबमरीन पनडुब्बी जो होती है नीचे से मारती है टॉर्पीडो, आपको पता ही, कुकरी बेचारी भी गई थे, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो कैबिनेट ने बोला नेवी को, यू विल नॉट टेक पार्ट इन द वॉर। एडमिरल सोमन ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने रक्षा मंत्री से बोला नहीं, उन्होंने बोला कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर पास गए, लाल बहादुर शास्त्री से मिले, लेकिन उन्होंने कहा कैबिनेट। भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैबिनेट डिसीजन से चलती है, तो हमने भाग नहीं लिया। लेकिन उन्होंने एक अटैक किया द्वारका पे, और 8 सितंबर बोलते हैं हमने द्वारका को अटैक, वो नेवी डे है पाकिस्तान का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने समझा कि वो सोमनाथ टेम्पल पे करेंगे, लेकिन 4 मिनट के लिए रात के 12 बजे उन्होंने फायरिंग की, और कहा जाता है एक गाय बेचारी देहांत हो गई और कुछ डैमेज नहीं हुआ। तो ये है इतिहास। लेकिन उस वक्त ब्रिटेन ने बोला और वेस्ट ने बोला हम भारत की नेवी को, भारत को मदद नहीं करेंगे। तो हम क्या हो गए, हम रशिया की तरफ चढ़े। तो मैं अब ये रशियन नेवी की कैप पहन लेता हूँ, तब क्या आपको बताओ कि कितना मदद रशियन ने किया। हमारी नेवी रशियन हो गई, हमारे पेटिया जहाज, हमारे 148 हवाई जहाज, मैरीटाइम हवाई जहाज, हमारे जो शिप्स है, मैंने भी कमांड किया है एक पेटिया INS कवरत्ती, उन्होंने हमें शिप्स दिए, सबमरीन्स दिए। तो हमारी नेवी अब, जिसकी पैदाइश और जिसका पेडिग्री ब्रिटिश था, वो अब रशियन हो गया। अब रशिया का ये है कि वो तैयार थे अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए, तो हमारे जहाज भी बिल्कुल उस समय पे हमने सोचा कि भाई बिल्कुल तैयार रहना है। तो कई जो हमारे जहाज में होता है सी एन एक्शन, अगर जो हम पहले होते थे कैप्टन जहाज में, अगर जो जहाज को जाना था बाहर सेलिंग के लिए और 9 बजे जाना था, वो 8:30 बजे आ जाते थे। रशियन ने भी आपको 1 घंटा पहले आने का है, और आपको सब अपना जो सिस्टम है, जैसे आपके सिस्टम चल रहे हैं इधर, उसको देखना था, सब रेडी है, और रिपोर्ट करना था। ऐसे ना हो कि हम बाहर जाएं और गनरी ऑफिसर बोले सर मुझे 5 मिनट और दे दीजिए। नहीं, अगर जो आपने रिपोर्ट किया, गनरी सिस्टम रेडी, खटाक से आपका बंदूक चल सकता है। तो रशियन हो गया, और इसलिए बाद में हमको ये भी है कि विक्रमादित्य भी मिला, तो रशियन कनेक्शन था। और हमारे इतने ऑफिसर्स गए जो ब्रिटेन गए थे, उन्होंने शादी कर ली थी उधर, और रशिया में भी हमारे ऑफिसर्स, 5 ऑफिसर्स उधर शादी कर ली उन्होंने। तो ये है कि हमारा ब्रिटिश कनेक्शन ख़त्म हुआ, पोर्चुगीज़ कनेक्शन ख़त्म हुआ, और अब ब्रिटेन के साथ थे लड़ाई, अब हमारा रशियन कनेक्शन शुरू हो गया। अभी तक है हमारे जो टाइप 15 बड़े जहाज़ बन रहे हैं, कोलकाता, विशाखापट्टनम वगैरह, उसमें रशियन सामान है। हमारे जो पनडुब्बियाँ हैं, किलो क्लास सबमरीन, वो भी है। हमारे पास 15 पनडुब्बी है अभी, तो वो भी रशियन है। हमारे पास अभी एक जो परमाणु पनडुब्बी बनी है अरियांत, और अभी अरिगात, वो भी रशियन है। तो इसीलिए हमें याद करना चाहिए कि ये समय जो था, बिल्कुल। और मैंने भी एक रशियन जहाज़ को कमांड किया। रशियन जहाज़ का मकसद ये है कि आप लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोल्ड वॉर में वो डरे हुए थे अमेरिका के साथ। तो वो पीरियड था रशियन। उन्होंने हमारी जो ट्रेनिंग दी, हमारे एडमिरल गॉर्शकॉफ एक एडमिरल थे, वो भी इधर आए, ग्रेचकॉफ उनके मार्शल आए, और हमारी संबंधी रशिया के साथ बहुत थी, और हमने व्यापार भी किया उनके साथ। भिलाई स्टील प्लांट उन्होंने बनाया, और जो समय दिया। फिर जब 1991-90 में USSR गिर गया, तो हम सोवियत नेवी के साथ थे, अब वो बन गया रशियन नेवी। तो इसलिए हमारा संबंध पूर्वी देशों के साथ बढ़ गया। अमेरिकन नेवी ने भी बोला आइए हमारे साथ। पाकिस्तान के जो अच्छे दिन थे अमेरिका के साथ, वो ख़त्म हो गए। तो हमारी नेवी अब कोशिश कर रही थी कि हम वेस्ट के साथ फिर अपनी संबंधी करें। तो जलशवा INS जलशवा पहला जहाज आया, अभी तो P8 आए, 12 हवाई जहाज। और अब मैरीटाइम पावर क्या हो रहा है, मैरीटाइम पावर फ्रॉम द एयर। अभी एक हवाई जहाज है, वो टॉर्पीडो मार सकता है, वो बॉम्ब मार सकता है, वो सोनार मतलब पानी के नीचे ये पनडुब्बी को पकड़ सकता है। तो जो P8 आए है हमारे पास 12 जहाज, वो भी अभी जहाज बन गए हैं,
वो इतना तेज जाते हैं और दुश्मन के पास पहुंच जाके लड़ाई कर सकते हैं। तो P8I है हमारे पास बड़े बड़े जहाज बन गए। लेकिन पहला जहाज जो हमने बनाया वो INS नीलगिरी। एडमिरल नंदा साहब मैज़गाउन डॉक के चेयरमैन थे। हमने पूरा किट लाया वहाँ से। मैं भी गया था इंग्लैंड। एडमिरल माधवेंद्र सिंह जो हमारे चीफ बने थे वो भी गए थे इंग्लैंड। कमांडर दासगुप्ता, जिनके लड़के वाइस एडमिरल दासगुप्ता अभी रिटायर हुए। तो वो ज़माना था कि हम लोग ने इंग्लैंड में जाके देखा कि जहाज कैसे बनते हैं। और जो नीलगिरी बनी, आप मानिए न मानिए, हर एक जहाज जो उसके बाद बना है शिवालिक तक उसके टेम्पलेट में है। तो जैसे टाटा एक छोटा कंपनी थी और कितनी बड़ी बन गई। लोगों को पता होना चाहिए कि INS नीलगिरी के बाद जो भी जहाज बने हैं वो उस टेम्पलेट पे बढ़ते गए। और उसके बाद हमने बनाया टाइप 15 दिल्ली, मैसूर, विशाखापट्टनम और टाइप 15 ब्रावो, और फिर विक्रांत बनाया। तो ये हमारी नेवी आज जो है, विक्रांत जो है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके बाद हमारे पास 20 डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसके बाद हमारे पास 15 पनडुब्बी है, 2 परमाणु प्रपल्शन और परमाणु हथियार के साथ पनडुब्बी है, उसके बाद हमारे पास 32 कॉर्वेट्स स्मॉल शिप्स OPVs है, और उसके बाद छोड़ो तो पूरी संख्या 135 है। और कहते हैं हमारा लक्ष्य है कि 10 साल के अंदर हम 150 या 152 जहाज होंगे, क्योंकि करीब 35 जहाज अंडर कंस्ट्रक्शन है। सर्वे शिप्स बन रहे हैं कोलकाता लार्सन टूब्रो के साथ, गार्डन रीच वर्कशॉप में। लार्सन टूब्रो में 2 जहाज बन रहे हैं। बॉम्बे में टाइप 15 बन रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड भी बना रहा है। कोचिन शिपयार्ड बहुत छोटे छोटे जहाज बना रहा है, और वो अपने खुफिया एजेंसी के भी लिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, जहाज होते हैं वो ट्रैक करते हैं मिसाइल को। आप जो कुछ मिसाइल फायर करते हैं, हम बालासोर से फायर करते हैं या अपने टारगेट वहाँ से फायर करते हैं, तो हमारी नौसेना के जहाज ट्रैक करते हैं बताने के लिए कि आपने जो मिसाइल फायर किया 300 किलोमीटर गया कि नहीं गया, टारगेट पे गिरा या नहीं गया। ट्रैकिंग शिप्स बोलते हैं। तो हम ट्रैकिंग शिप्स, और उसके बाद हमने एक और नया जहाज बनाया है जिससे हम मिसाइल ट्रैक कर सकते हैं। अगर जो लड़ाई हो जाए तो बाहर हमारे धरती पे आने पहले हम उसको ट्रैक करते हैं समुद्र के ऊपर। तो फिर से मैं बोलूँगा, जो मैरिटाइम पावर है वो देश की सुरक्षा है, वो देश की आर्थिक स्थिति है। सर, इसमें जब हम जिक्र करते हैं, चाहे वो विक्रांत का जिक्र हो, मायसोर का जिक्र हो, विशाखापट्टनम का आपने जिक्र किया, और भी जंगी जहाज हमारे पास आए, एक छोटा सा मेरा सवाल इसमें यह है कि INS जो हम लगाते हैं इससे पहले, चाहे वो INS विक्रांत लगाएं, INS विशाखापट्टनम लगाएं, INS मैसूर लगाएं, सर ये INS इंडियन नेवल शिप, और ये क्यों उपाधि क्यों दी जाती है, मतलब एक शिप को क्या ये किस लिए होता है? हाँ, बहुत अहम सवाल। नेवी ट्रेडिशन पे चलता है। अगर जो कुछ ट्रेडिशन हो गया, जैसे कोई महिला आती है हमारे जहाज में, मैं कैप्टन हूं लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं महिला को, चाहे वो मेरे सेलर की वाइफ है, हम महिला, तो ये ट्रेडिशन हो गया। अब लोग पूछते हैं कि यार ये कैप्टन कैसे सैल्यूट कर रहा है एक सेलर की वाइफ को? नो, ये ट्रेडिशन है। तो क्या हो गया, रॉयल नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी, हम कॉमनवेल्थ में थे। हाँ, अभी भी हम कॉमनवेल्थ में हैं। तो शुरू हो गया RNS, रॉयल नेवी शिप। हाँ, उसके बाद उन्होंने नाम दिया अल्बाट्रॉस। हमने भी RINS, रॉयल इंडियन नेवल शिप शुरू किया। तो इंडियन नेवी, तो ये कहते हैं ट्रेडिशन। जहाज में ट्रेडिशन बहुत ज़बरदस्त होता है। आप भी जब कोई गुरुद्वारे में जाते हो तो क्या है ट्रेडिशन? आप अपना कहते हैं मत्था टेकते हैं। बिल्कुल। आप मंदिर में चले आओ तो घंटी में, तो ये ट्रेडिशन। तो INS बिल्कुल ठीक, आपने इंडियन नेवल शिप। और हर एक जो कॉमनवेल्थ का जहाज था उसका पहला होता था कौन सा देश है, नेवी का शिप है या मर्चेंट नेवी का है, अलग। मर्चेंट नेवी एक ब्लू एनसन चला झंडा, दूर से भी आप देखेंगे एक इंडिया भारत का झंडा, मतलब वो मर्चेंट नेवी है। आपने व्हाइट झंडा देखा, और प्रधानमंत्री ने पिछले साल हमारे पास किंग जॉर्जेस
तिरंगा और हमारा एम्बलम था। अब उन्होंने शिवाजी का जो एम्बलम है हमारे लिए डाल दिया। ये आस्ते आस्ते ये हो रहा है क्योंकि अब कॉलोनियल समय के थिंग आस्ते आस्ते भूलना चाहिए। अपना इतिहास इतना रिच, फुल ऑफ कल्चर, चाहे महाभारत देखिए या गीता, उसमें कितना हम, लेकिन हम भूल गए। क्योंकि जब एक बोला, हमारे ब्राह्मण लोग ने भी बोला काला पानी, कि जो लोग बाहर चले गए इसलिए अंडमान में काला पानी हो गया, जो अंडम गया वो काला पानी वापस नहीं आएगा। तो ये हो गया ट्रेडिशन, हम भूल गए हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, हमारी भारत की नौसेना में ट्रेडिशंस अभी तक हैं। मैं जब कभी जहाज पे जाता हूँ, वो जो सैल्यूट करता हूँ, जो इज्जत देता हूँ, जो कपड़े पहन के, शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकता, आपको अच्छी तरह से इज्जत के साथ वेल जाना ड्रेस्ड। चाहिए। आप देखें फॉरेन नेवीज में बॉम्बे आ जाते हैं, मुंबई आ जाते हैं, गर्मी है वो शॉर्ट्स पहन के लगा, नहीं, हमारी नेवी में पुराने ज़माने में शॉर्ट्स था, लेकिन भी ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन बहुत है। तो इसीलिए पूछा इंडियन नेवल शिप। तो अभी हमारी जो नेवी बड़ी आस्ते आस्ते, हमारे जो डॉकयार्ड्स बन गए, हमारे जो शिपयार्ड, मैज़गान डॉक, ज़बरदस्त। मैं नीलगिरी में था, हमने देखा कितना बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर कोचिन शिपयार्ड बना था मर्चेंट नेवी के लिए, अब विक्रांत बना दिया उन्हें, वो जहाज छोटे छोटे बना रहा है हमारे लिए, और खुफिया एजेंसी। बिल्कुल सर, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने आईएनएस के बारे में आपसे जाना, क्योंकि कई लोग ये जानना चाहते थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया कि आईएनएस क्यों लगाते हैं, आपने बहुत अच्छे से बताया। लेकिन सर एक और चीज है जनरल नॉलेज के लिए कि इंडियन नेवी में जो रैंक्स होती हैं, अगर हम रैंक्स देखें तो क्योंकि ये ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि शायद इनको आने वाले समय में चेंज भी किया जाए, इनके नाम बदले जाएंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ चेंजेस हुए हैं। तो प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि आने वाले समय में मुझे खुशी है कि इसमें बदलाव लाने की बात की जा रही है। अगर हम रैंक्स को देखें सर, अभी अभी रैंक्स कैसे होती हैं? आपने बिल्कुल सवाल पूछा। पुराने जमाने में कैप्टन साहेल होता था, साहेल, वो जो एडमिरल इमराल इमराल होता था, ये अरेबिक नेम था, एडमिरल इमराल, अरेबिक नेम से एडमिरल बना, साहेल मतलब कैप्टन। लेकिन हमने जो बताया हमारी पेडिग्री रॉयल नेवी से है, तो हमारे जो शोल्डर स्ट्राइप्स हैं, हमारे जो कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, और जो कमांडर को 1 स्टार, रियर एडमिरल को 2 स्टार, और वाइस एडमिरल को 3 स्टार, 3 मतलब स्टार, और एडमिरल को 4 स्टार, हमारा एक चीफ है 4 स्टार। तो ये चले जा रहा है ट्रेडिशन की तरफ। अब ये है कि आस्ते आस्ते आप ट्रेडिशन को बिल्कुल नहीं ब्रेक कर सकते, समय लगता है। अगर जो आपको उस मार्ग पे जाना है, उस दर्ग पे जाना, उस नेविगेशन पे जाना है, मार्गदर्शक पे जाना है, तो आपको आस्ते चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उथल पुथल हो जाएगी। कल बोलता था कैप्टन, अब मैं क्या बोलूं, और ऐसा नहीं, सर्विस में कभी उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने पेंशन चेंज कर दिया, देखिए अब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया। ये आस्ते आस्ते होना पड़ेगा, और नेवी के साथ बातचीत करके करेंगे, और बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब हम फॉरेन, हमारी नेवी में आपको ये भी एक और पता है, मैरिटाइम मतलब द फ्रीडम ऑफ द सीज लिखा हुआ है। हम 12 किलोमीटर, 12 मील किसी भी देश तक जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये है कि कुछ रूल्स हैं, आपको रुकना नहीं चाहिए, स्टडी स्पीड, लॉज ऑफ द सीज लिखा हुआ है, वो बदली करने चाहते हैं, लॉज ऑफ द सी। तो ये एयरफोर्स नहीं जा सकता। अगर जो एयरफोर्स का प्लेन कहीं जाना है, उसको एक फ्लाइट प्लान बनाना पड़ेगा, दूसरे देश से पूछना पड़ेगा मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। एयर स्पेस यूज करना है तो पूछना पड़ेगा, एयर स्पेस, आप नेवी स्पेस, फ्रीडम ऑफ द सीज। ये एक और फायदा है नेवी का, कि हम अगर जो समझें कि उस जगह पे लड़ाई होने वाली है, तो हम 12 मील तक पहुंच के रेडी होना चाहिए। वो हुआ श्रीलंका में। नेवी सबसे पहले तैयार हो गया था जब हम ऑप पवन में गए थे। आर्मी अभी तैयार हो रहा था, हवाई जहाज में हम रातों रात हमारी नेवी चली गई थी। तो भाई हमें पहला पता चल गया कि भाई कुछ श्रीलंका के लिए हम ऑप पवन जा रहे थे। उस वक्त हमें पक्का नहीं था हम लड़ाई करने जा रहे हैं या पीस के लिए जा रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, फ्रीडम ऑफ द सीज।
कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर ये फ्रीडम की आप बात कर रहे हैं, और क्योंकि हम 1965 तक पहुंच गए थे, उसके बाद हमने जंप किया, लेकिन उसके बीच में 1971 को हम कभी नहीं भूल सकते। हालांकि उसके बाद कारगिल का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि उसमें भी इंडियन नेवी का एक बहुत बड़ा रोल था। जिस तरीके से मैंने शुरू में भी बताया कि कई लोग नहीं समझते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, यही जानते हैं कि जो इंडियन आर्मी है उसका एक बहुत बड़ा रोल था, लेकिन नहीं, इंडियन नेवी का भी बहुत बड़ा रोल था। वो भी हम जानेंगे रंजीत सर से। लेकिन उससे पहले 1971, सर आपने जिक्र किया कि इंडियन नेवी के पास कोई परमिशन लेने की नहीं है, ठीक है जा सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, लेकिन सर उस वक्त 1965 में जो हुआ, जब परमिशन नहीं मिली इंडियन नेवी को वॉर में जाने की, उसके बाद जब एस एम नंदा साहब जो कि रियर एडमिरल थे, उन्होंने जब वो एडमिरल बनने वाले थे उससे पहले ही एक न्यूज़पेपर को एक इंटरव्यू देते हैं और बहुत बड़ी बात वो कहते हैं पाकिस्तान कराची के लिए, और उसके बाद वो सच भी होता है। तब इंडियन नेवी के पास कुछ लिमिट थी 200 नॉटिकल माइल्स जाने की, उसके बाद नहीं जा सकते थे हम। लेकिन वो वाला जो किस्सा है वो बहुत दिलचस्प है सर। 1971 कैसे हुआ, एस एम नंदा साहब ने क्या कुछ कहा था? एस एम नंदा साहब ने तो बिल्कुल निश्चित कर दिया था, जब वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। अब आपको ये पता होना चाहिए, हर एक सेना वॉर प्लान्स तैयार करके रख देता है। वो वॉर प्लान्स कमांडर इन चीफ को भेज देता है, बाकी ऑफिसर्स को नहीं पता चलता। लेकिन हम जो एक्सरसाइज करते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हम उस वॉर प्लान पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। मान लीजिए कल हमको अटैक करना है एक जगह पे, तो नाम नहीं पता चलता, लेकिन हमारा प्रैक्टिस होता है। तो 1971 वॉर में ओजा क्लास मिसाइल बोट्स आ गए थे, हम उनको टो कर सकते थे। तो एडमिरल कोहली जो सीएनसी थे बॉम्बे में, उनको ऑर्डर दिया कि आप जैसे लड़ाई, अगर जो लड़ाई शुरू होगी, मिसेस गांधी गई थी पूरी वर्ल्ड में, हम प्रेसिडेंट निक्सन थे, उन्होंने कहा कि ये लड़की क्या समझती है मेरे पास आई है मांगने। उनकी दोस्ती पाकिस्तान कैसी थी, उनको नहीं पता था ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बनने वाला था। तो हमारे साथ उनकी दोस्ती नहीं थी। तो मिसेस गांधी ने कहा कि भाई इतने लोग आ गए हैं बंगाल में, अब मैं कहाँ संभालूं, आर्थिक स्थिति मेरी मर रही है, लड़ाई शायद होने वाली है। अब एक बात मैं बता दूं, मैंने किताब लिखा है इसके वॉर के ऊपर। तो 4 दिसंबर को पासिंग आउट परेड थी पाकिस्तान में, और उस वक़्त उन्होंने बोला कि अगर जो कुछ नहीं हुआ हम लड़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मिसेस गांधी ने क्या कर दिया, अपने रॉ और इंटेलिजेंस खुफिया बोल डंडोरा पिटा दो कि हम 4 तारीख को उनको मारेंगे। ये 1971 की बात है। 1971। हाँ। इसलिए 3 तारीख शाम को इंडियन एयरफोर्स ने हमारे हवाई लेकिन मैं ये रोकना चाहूंगा, इससे पहले सर एस एम नंदा साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत वायरल हुआ था, और आज भी उसका जिक्र होता है। जब 65 में नहीं जाने दिया था, वो स्टेटमेंट क्या था सर? वो स्टेटमेंट था, इफ वॉर कम्स अगेन द इंडियन नेवी, आई विल टेक, इंडियन नेवी विल गो टू कराची। क्योंकि उनकी पैदाइश हुई थी कराची में, उनके पिताजी काम करते थे नेवल डॉकयार्ड में, उनको पूरा कराची का भूगोल पता था, ही न्यू द ज्योग्राफी। उनके मन में था कि अगर जो मैं उधर ओजा क्लास मिसाइल बोट भेजूं, मुझे पता है वो कहाँ मारेंगे, क्या करेंगे, कौन सा मिसाइल चलाएंगे। तो बिल्कुल ठीक बोला आपने। 1971 में वॉर आ गया। लेकिन हमारे फ्लीट के पास एक मिसाइल बोट था, और फ्लीट कमांडर थे एडमिरल करवेला। एडमिरल गांधी जिन्होंने गोवा ऑपरेशन में लिया था बेटवा के साथ एल्बुकर्क, 61 में उन्होंने लिया था बिल्कुल। तो वो फ्लैग कैप्टन थे मैसूर पे। और एडमिरल एक जो फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, मैंने भी वो कारोबार किया हुआ है, वो एडमिरल का राइट हैंड मैन कहलाता है ऑपरेशन के लिए। तो क्या हो गया, वो जो मिसाइल बोट कराची के 200 किलोमीटर दूर था, जब लड़ाई हुई उस मिसाइल बोट को जाना था कराची, लेकिन एक हवाई जहाज ने देखा, तो उन्होंने बोला हम पकड़े गए हैं। और नंदा साहब बिल्कुल चकरा गए रात को कि ये कैसे मिसाइल बोट नहीं गया, मैंने ये मिसाइल बोट दिया हुआ है। उन्होंने नंदा साहब के बोला कि जो मिसाइल बोट पोरबंदर में है जल्दी से भेजो। तो ऑप ट्राइडेंट हो गया। सवेरे किस्मत की बात है, इंडियन, और इसका नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971, जो अब नेवी डे कहलाता है। तो उस दिन हमारे मिसाइल बोट गए, रात को उन्होंने अटैक किया। शाहजहां, मुहाफिज, वीनस चैलेंजर डूब गया,
मुहाफिज डूल गया, शाहजहां को डैमेज कर दिया। लेकिन उस रात को हमने समझा कि एक मिसाइल जो था वो शायद किमारी को लगा, लेकिन नहीं, गलती से सवेरे विंग कमांडर डॉन कॉन्क्वेस्ट जामनगर से गए थे, क्योंकि नेवी ने एयरफोर्स को बोला था, और ये कहानी बिल्कुल बहुत दफ़ा बोली हुई है लोगों ने। एयर चीफ मार्शल लाल पंजाबी में बोलते थे, एडमिरल नंदा पंजाबी बोलते थे, फील्ड जनरल मानेकशॉ और वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो नेवी के एडमिरल नंदा ने बोला, मैं जा रहा पाकिस्तान कराची, मैनू एक स्ट्राइक दे दो तुसी एयरफोर्स का, वो इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्टनिंग अप, डरा दो उनको, एक स्ट्राइक दे दो। तो लाल साहब ने बोला एयर चीफ मार्शल नहीं, साडा रेंज नहीं हैगा। हाँ, वो जान गए थे मरण गए। तो उसी वक्त जनरल मानेकशॉ ने बोला, एक छोटा भरा एक स्ट्राइक मांग रहा है, मरेंगे तो मरेंगे, असी मोहब्बत करने नहीं जा रहे हैं, असी लड़ाई करने जा रहे हैं। तो ये एयरफोर्स को पता था कि नेवी को मदद करना है। 4 दिसंबर सवेरे अटैक होने वाला था। 12 बजे रात को मिसेस गांधी ने कहा, वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान। तो सब लोगों ने वॉर प्लान खोला होगा, जो मैंने बताया सीक्रेट दिल्ली से रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब ने वॉर प्लान खोला, मेरा कारोबार क्या है। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि लिखा हुआ है, इफ वी कैन हेल्प द नेवी हु वाज गोइंग टू स्ट्राइक कराची। तो विंग कमांडर डॉन कोस्ट ने कहा कि मैं हंटर एयरक्राफ्ट ले जा सकता हूँ, मैं सबकी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं पहले नहीं जा सकता था, अब मुझे बड़े ड्रॉप टैंक मिले हैं, तो मैं जाऊंगा कराची। मैं रॉकेट नहीं ले जा सकता क्योंकि हंटर में रॉकेट्स होते हैं, मैं रॉकेट अटैक नहीं कर सकता, लेकिन मैं गन पावर के साथ अटैक कर सकता हूँ। तो जनाब चार्ट नहीं था, वो टूरिस्ट मैप ले गए और एयरफोर्स सवेरे और एसएम नंदा साहब ने पूरा डिस्क्राइब किया उन्हें कि किस तरीके से। वो तो हमारा नेवी का था, मैं एयरफोर्स को बोला मार दिया। तो हमने समझा हमने मारा, कि हमने किमारी को आग पे लगाया, क्योंकि बीबीसी ने रिपोर्ट किया अगले दिन कि भाई यहाँ तो ऑयल टैंक्स, उस जमाने में टीवी वगैरह थे, उस जमाने में देखा, तो उस जमाने में देखा कि भाई तो, लेकिन 4 साल पहले काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया, मैं गया पाकिस्तान और हमने रिसर्च करके मान लिया कि एयरफोर्स ने मारा था सवेरे, रात को हमने मारा था। अच्छा। जो सेकंड अटैक होता पाइथॉन, उसमें हमने फिर आग बुझ गए थे किमारी में, हमने फिर मार दिया उधर, और वो कराची पोर्ट 7 दिनों तक चलता। तो कराची जो पाकिस्तान का मोरल डाउन हो गया था, बहुत डाउन। ये है कि हमारी अफसोस की बात है। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ हो रहा था, पूरा INS खुखरी के लोग, उस ज़माने में जहाज़ में तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, लड़ाई में हो, हम ऑल इंडिया रेडियो सुनते थे। तो कहते हैं कि थोड़ी सुस्ती हो गई और ये हंगोर पाकिस्तान ने टॉर्पीडो चला दिया। अब जल्दी से टॉर्पीडो को पुश करना था, मतलब हाई स्पीड करके अलग होना था, लेकिन खुखरी डाउन हो गई। 176 हमारे ऑफिसर्स और जवान बेचारे पानी में ख़त्म हो गए। दियो के बाहर उसके ऊपर एक स्टेव लगाया हुआ है, दियो में उनका नाम लिखा हुआ है, तो खुखरी खुल गए। लेकिन एडमिरल नंदा ने बोला, और मुल्ला साहब ने, एक हमारे कमेंटेटर थे ऑल इंडिया रेडियो में, मेलविन डिवेलो, उन्होंने जो समझाया रेडियो, उसमें टीवी नहीं था, उन्होंने पूरा खुखरी का समझाया कि मुल्ला साहब ने अपना लाइफ जैकेट एक और सेलर को, ऑफिसर को दे दिया और अपना सिगरेट निकाला, ही वेंट डाउन विद द शिप, मुल्ला साहब। एडमिरल नंदा ने मैसेज बनाया, अगली दफ़ा कोई कैप्टन नहीं जाएगा, वो एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, अगले शिप में उसका कमांड होना चाहिए एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं INS नीलगिरी में था, सेकेंड इन कमांड, हमारे पास 8 खुखरी के सेलर आ गए। तो मेरे सेलर बोला, यार हमारी किस्मत खराब है कि ये खुखरी जो डूब गया वो हमारे पास आ गए हैं। मुझे याद है, मैंने क्लियर लोड है कहा, मैंने नंदा साहब का सुना था क्या बोला, मैंने कहा देखिए इन लोगों ने देखा है कैसे जहाज डूबा, इनके पास एक्सपीरियंस है, आप इनको मोहब्बत से लाइए अपने पास और पूछा क्या हुआ, कि आपको कभी नहीं होना चाहिए, वो हिम्मत दिखानी चाहिए। तो वो खुखरी के सेलर्स हमारे साथ आ गए, क्योंकि खुखरी के सेलर्स को जल्दी जल्दी बाकी जहाज में भेज दिए थे। तो ये है, खुखरी गिर गई। 71 वॉर में पूरी भारत का पन्ना बदला,
बांग्लादेश बन गया, अब तो थोड़ी तकलीफ हो गई है बांग्लादेश से। तो ये पन्ने बदलते रहते उस हैं। वक्त गाजी का भी जिक्र होता है पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, वो एक बहुत बढ़िया चैप्टर है कि किस तरीके से गाजी पे अटैक होता है और पाकिस्तान अपने अपने दावे करता है, अलग अलग दावे करता है। उसकी सर क्या कहानी रही? बहुत अच्छी बात बताई मुझे कि गाजी को याद रखो। हम्म। अरे बाबा, 1965 में तो बोला इंटेलिजेंस, ये गाजी वही गाजी हम्म। खड़ी हुई है, हम्म। हम डर गए हम्म। नेवी ने। अब ये गाजी, अच्छा, ये वही गाजी थी जब वो हम बिल्कुल 65 में नहीं जाने दिया था? बिल्कुल बिल्कुल 63 में आई थी, 64 में आई थी पाकिस्तान में, हम्म। 65 में हमको डराया। हम्म। और अब उन्होंने देखा उसको रिफिट में जाना था टर्की, लेकिन रिफिट मतलब जैसे गाड़ी को भेजते हैं हम्म। सर्विसिंग के लिए, हम्म। लेकिन उन्होंने जल्दी तैयारी कर दी और कहा कि विक्रांत के पास एक बॉयलर कम था। तो वेस्टर्न कमांड ने बोला भाई मैं इसको थोड़ा स्लो स्पीड पे नहीं चला सकता, हवाई जहाज जल्दी नहीं चलेंगे। तो उन्होंने उसका वो भेज दिया ईस्टर्न कमांड को। ईस्टर्न कमांड नया बना था, ईस्टर्न फ्लीट नई बनी थी। एडमिरल जो क्रिश्चियन, बहुत दिमाग वाले एडमिरल थे, वो भी डिफरेंट के थे। उन्होंने कहा कि ये विक्रांत जो जा रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हम्म। वो जा रहा था श्रीलंका और प्रैक्टिस करने के लिए टेक ऑफ लैंडिंग ऑफ सी हॉक एलिजे। पुराने पुराने पायलट को बुला दिया, सीनियरिटी का कोई नहीं था, जूनियर सीनियर, आप जो अच्छे पायलट हैं जूनियर हैं आप लीडिंग करोगे, ये सब हो गया था। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, अनक्लासिफाइड मतलब मैसेजेस बना दिए कि विक्रांत इज इन मद्रास, पहले बोला कि हमको इतना आलू चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतना ये चाहिए। तो पाकिस्तान ने सुना, अरे विक्रांत इज गोइंग टू मद्रास, तो गाजी उन्होंने चला दी, फ्रीडम ऑफ द सीज, कहीं भी जा सकते हो। फिर उन्होंने मैसेज बना दिया दैट विक्रांत इज ऑफ विशाखापट्टनम। हाँ, दूसरा सिग्नल बना दिया। अब पाकिस्तान ने कहा अरे गाजी को हमने पहले बोला था मद्रास जाओ, अब आप चले जाओ विशाखापट्टनम। तो गाजी खड़ा हुआ था, उनको पता था 4 दिसंबर लड़ाई होने वाली है। 4 दिसंबर गाजी उधर था। सर ये कब की बात है? 1971 4 दिसंबर। अच्छा, 4 दिसंबर की। गाजी बाहर खड़ा हुआ है विशाखापट्टनम, लेकिन विक्रांत कहाँ था? विक्रांत पानी में था, वाइजैक के पास था ही नहीं। हाँ। वो आया, श्रीलंका से आया प्रैक्टिस करके और बॉम्बिंग कर रहा था बांग्लादेश में। हाँ। तो ईस्ट पाकिस्तान। वो बॉम्बिंग कर रहा था उधर, मदद कर रहा था। और एयरफोर्स को बोला आप आगे जाके ऊपर उत्तर की तरफ भाई, हम दक्षिण में कोस्ट के पास चिटागोंग वगैरह को अटैक करेंगे। तो उन्होंने किया। अब गाजी में कुछ पक्का नहीं है, उन्होंने माइंस गिराई। माइंस मतलब वो जो बॉम्ब नीचे होते हैं पानी से, उसके ऊपर जहाज जाए तो वो एक्सप्लोड करता है, या तो टाइम से वो एक्सप्लोड होता है। तो गाजी का पता नहीं है। दो बातें, या तो वो अपने माइन के ऊपर गिर गया डर के मारे, क्योंकि ऊपर राजपूत वगैरह से हम लोग गिरा रहे थे, जो बम होते हैं अंडर वाटर वो गिरा रहे थे और उसका एक्सप्लोजन हो रहा था। तो जहाज बहुत डर गया होगा, इसलिए गलती से वो अपने माइन के ऊपर चले गए और गाजी खत्म हो गया। या कहते हैं कि गाजी में बैटरी चार्जिंग हो रही थी। जब बैटरी चार्जिंग होती है तो वो H2S निकलता है। अगर जो ज़्यादा H2S हो जाए और एक स्पार्क आ जाए, जहाज में इतने स्विचेस हैं पुराने, एक स्पार्क आ जाए तो आग उठा गया। ये कहते हैं सुंदरक्षक में हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी 2014 में मोदी साहब ने पता, सुंदरक्षक गिर गया था बॉम्बे में। तो पक्का नहीं है आज तक, लेकिन जरूर गाजी गिर गया। लेकिन दिल्ली ने बोला भाई हमें सबूत दीजिए। तो हमारे डाइवर्स गए और उन्होंने उस गाजी के अंदर से उनके जो लॉग पैड थे, उनके जो घड़ियां थी, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे लाए। और एक लेफ्टिनेंट कमांडर नगरानी 7 दिसंबर को, दिल्ली ने माना नहीं कि भाई आप बोल रहे हैं गाजी, लेकिन ये पक्का है कि नहीं है। तो 7 दिसंबर को हालांकि एडमिरल कृष्णन ने टेलीफोन किया था जनरल जेकब को कलकत्ता में, आई हैव गॉट गाजी। कहता शट अप, कैसे आपको पता आपको गाजी हो गई? क्योंकि मछुआरे ने हमें बताया कि ये लाइफ बॉय मिला है, ये मिला है और नीचे कुछ है। मतलब रात को हमने एक्सप्लोजन देखा। और राजपूत ने भी कहा कुछ मैंने भी एक्सप्लोजन देखा, वाइजैक से भी कुछ दिखाई दे रहा था। तो 7 दिसंबर
निगरानी, लेफ्टिनेंट कमांडर, ये सब लगे दिल्ली। आपको इतिहास में पता होना चाहिए, पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री ने ये बात बताई, और उस वक़्त 9 मिनट के लिए तालियां नहीं बंद हुई पार्लियामेंट में। इतनी खुशी हो गई थी कि गाजी गिरा दी। तो ये बहुत पूछा आपने। और अब तो मैंने भी जो किताब में लिखे हैं उनके नाम पता है, हमें पता चल गया क्या वो लास्ट लेटर्स उन्होंने क्या लिखा है। और अब ये है कि गाजी 4 तारीख को गिरी, पाकिस्तान को रेडियो नहीं मिल रहा, वो गाजी को कांटेक्ट कर रहे हैं, गाजी नहीं मिल रही। और यहाँ देखा कि मिसाइल बोट्स ने कराची को मार दिया, किमारी को आग लगा दी। चौतरफा पाकिस्तान घिर चुका था और बौखला चुका था पाकिस्तान, क्या और करें क्या। हमारी नेवी को मुक्ति बाहिनी ने बहुत मदद किया। जो बांग्लादेशी हैं वो नदी के पास रहते हैं, वो स्विमिंग करने में बहुत तेज होते हैं। तो हमने उनको डाइवर ट्रेनिंग दे की, और हमारे जो डाइवर ऑफिसर्स थे उन्होंने 65,000 टन्स पाकिस्तान की शिपिंग, जो भी जहाज आया ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसको डुबा दिया। कर्नापुला ऊपर जहाज पे भी अटैक किया। तो काफ़ी लोगों को महावीर चक्र, वीर चक्र उधर भी मिला। सामंत साहब महावीर चक्र, जो ये मिसाइल बोट जो बोट्स थे ईस्ट पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश बनाया, उनको भी महावीर चक्र मिला। ऑपरेशन एक्स काफ़ी सालों के लिए वो सीक्रेट रहा, खुफिया एजेंसी ने बोला इसकी बात मत करो, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश सेटल डाउन हो रहा था और वो देश अभी भी थोड़ी तकलीफ हो गई है। उसके बाद सर काफ़ी सारे ऑपरेशंस रहे इंडियन नेवी के, चाहे वो ऑपरेशन ट्राइडेंट की हमने बात की है, ऑपरेशन कैक्टस रहा, मॉरिशस का जो ऑपरेशन, उसके बाद मालदीव्स का जो ऑपरेशन रहा, मतलब काफी सारे ऑपरेशंस रहे। इंडियन नेवी ने बेहद अहम भूमिका हर चीज। कैक्टस ऑपरेशन जो था, छोटी सी बात बोले, वो एयरफोर्स का ऑपरेशन था। वो उधर पहुंच गए मालदीव में, लेकिन जब ये पुरानी गवर्नमेंट के लोग भाग रहे थे तो हमारी इंडियन नेवी ने INS जो बेटवा, INS बेटवा और एक और जहाज ने पकड़ लिया सबको। तो नेवी का नाम भी आ गया ऑपरेशन कैक्टस में उनको पकड़ने के लिए। बेटवा ऑस्ट्रेलिया से वापस आ रहा था, फिर सिग्नल भेजा इधर। सेशल्स में भी हमने कमाल का काम किया। सेशल्स में गवर्नमेंट गिरने वाली थी और उस वक़्त रशिया और भारत की दोस्ती काफ़ी थी। 1980s में 81 में तो INS विंध्यागिरी गया था उधर, और विंध्यागिरी जब उधर था नेशनल डे के लिए, तब उसको सिग्नल मिला कि भाई अभी यहाँ गड़बड़ होने वाली है, आप अपना चुपचाप, गलती से बोलो हमारा इंजन डूब गया, आप उधर ही रहिए। रशियंस भी आ गए, तो हमने उधर जहाज अपना चतुर्थी से विंध्यागिरी को रोक लिया, और हमने यहाँ से सेलर्स भेजे कि भाई हम ये भेज रहे हैं इनको विंध्यागिरी को रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए। एक्चुअली वो हमारे गनरी सेलर्स थे। तो वहाँ पहुँच गए, और जब उन्होंने परेड की, विंध्यागिरी ने अपना गन चलाया, विंध्यागिरी ने अपना हेलीकॉप्टर चलाया। तो एक है किताब में लिखा है फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ये कहानी है, हमने बचाया। तो बिल्कुल ठीक, बहुत ऑपरेशंस किए भारत की नेवी ने, बट हम लोग वी आर एट सी, तो हम ज़्यादा नहीं पता चलता देश में क्या होता है। और लिखा हुआ है सबमरीन सर्विस इज अ साइलेंट सर्विस। वो बेचारे इतने थके होते हैं जब वो 15-20 दिन, 1 महीना समुद्र में रह के वापस आते हैं, उनको एक कप चाय चाहिए। अच्छा, नहाने के लिए पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी से नहाते थे, और थोड़ा नींद करने के लिए, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे कैबिन हैं। तो नेवी इज अ साइलेंट सर्विस। सर INS विक्रांत का अगर हम लोग खासतौर पर बात करेंगे कि INS विक्रांत हमारे पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिसको हमने बखूबी समझा, और उसके बाद हमने अब INS विक्रांत दोबारा से बनाया, और उसका नाम भी INS विक्रांत ही हमने रखा है। सरकार ने इसको माना। और 1971 वॉर में जिस तरीके से कमाल का काम INS विक्रांत ने किया था, और उसके बाद कई और मौकों पर भी उसने कई ऑपरेशंस किए, जो इंडियन नेवी के ऑफिसर्स थे, जो भी सेलर्स थे, उन्होंने बखूबी उस पर काम किया, देखा कि कहीं कोई कमी ना रह जाए INS विक्रांत में। सर INS विक्रांत को अगर हम देखें तो उसमें किस तरह की खासियत थी जब हमने ब्रिटेन से मिला, और किस तरह की वो खासियत थी, कितने लोग एक साथ वहां आ सकते थे, और जिसके बाद अभी हमने उसको देखते ही एक और INS विक्रांत बनाया है, और
क्योंकि वो जो चैप्टर है हमारे इतिहास में, इंडियन नेवी के इतिहास में, वो अमर है सर। INS विक्रांत को जब हम नाम लेते हैं, जब उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि बाद में उसका म्यूजियम बना दिया सरकार ने, तैरता हुआ म्यूजियम है, तब हम INS विक्रांत की जब बात करते हैं तो सर रोंगटे खड़े होते हैं। बताते हैं लोगों की INS विक्रांत ने किस तरीके से हमारे इंडियन पाकिस्तान वॉर में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक छोटा जहाज है जिससे एक हवाई जहाज टेक ऑफ करता है। तो इंग्लिश में कहते हैं दिस इज अ मैच बॉक्स। आप देखिए, अगर जो आप पालम चले जाएं या हिंडन चले जाएं तो हवाई जहाज बहुत लंबी रफ्तार से लंबी जगह से टेक ऑफ करता है। अरे बाबा, विक्रांत वो 600 फीट में टेक ऑफ करता है। तो ये एक बड़ी खूबी है। जो पायलट होता है उसको बहुत ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके रिफ्लेक्सेस, जैसे आप अच्छा ड्राइवर है या बुरा ड्राइवर है, उसकी पायलट ट्रेनिंग। और जब वो वापस आता है तो 4 वायर्स होती हैं, उसको 3rd वायर को पकड़ना चाहिए। पहला पकड़ा तो मतलब जल्दी लैंड कर लिया आपने, सेकंड पकड़ा मतलब ठीक है चलेगा, 3rd वायर उसे गिरा के हुक के साथ पकड़ लिया और जूम करके एयरक्राफ्ट रुक जाता है। अगर जो मिस हो गई चारों वायर्स तो वो आधी स्पीड से आ रहा है, वो जल्दी से फुल पावर लेता है और आस्ते से टेक ऑफ करता है। ये सबको पता चल गया कि भारत के जो नौसेना के एविएटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कि हमारी नेवी के से भी अच्छा चला रहे हैं। एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। कमिश्निंग टाइम पे वो माल्टा पे आए, फिर मुंबई आए, फिर 1965 में उन्होंने भाग ईस्ट पाकिस्तान के सामने किया, अटैक किए, चिटगांव पोर्ट्स वगैरह को अटैक किए, खुलना को अटैक किया। और हर एक समय जब वो वापस आते थे थोड़ा सा गन फायर वगैरह होता था, लेकिन एक भी हवाई जहाज न गिरा सके। पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी, नेवी नहीं गिरा सकी। तो जो सरेंडर हुआ, तो ये भी है कि विक्रांत का जो कारोबार था, जो सावंत साहब और मुक्ति बाहिनी ने किया था और आर्मी ने जो किया था, मेघना क्रॉसिंग, पूरी एक ब्रिगेड को ले आए और ढाका की तरफ चले, क्योंकि थोड़ी लड़ाई थी, मतलब थिंकिंग की लड़ाई थी कि जनरल जेकब साहब ने कह रहे थे हमको ढाका जाना है, लेकिन मानेकशॉ साहब ने कहा कि भाई आराम से जाइए। तो ये मेघना क्रॉसिंग जो हुई, हेलीकॉप्टर क्रॉसिंग, पूरी दुनिया में ऐसी नहीं हुई है। हेलीकॉप्टर से पूरी ब्रिगेड को इस तरह ले आए वो, और वो जब पहुँचे ढाका को तो पता ही नहीं चला। और किस्मत की बात कि 2 दिन पहले एयरफोर्स ने एक, उनकी मीटिंग चल रही थी, जनरल नियाजी भी उसमें थे, सब लीडर थे। गवर्नर हाउस के ऊपर जब उन्हें बम गिरा, वो बेचारे मीटिंग कर रहे थे, तो उनको डर लग गया कि अब हम आगे नहीं कर सकते, सरेंडर की बात हुई। तो हमारी नौसेना का बड़ा भाग था। अब जल्दी से और भी बात बोल दूँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, कारगिल लड़ाई में भी लोग से समझा नेवी ने कुछ नहीं किया। मतलब कई लोगों को मैं क्योंकि पढ़ रहा था तो हर जगह यही जिक्र आता है कि कारगिल वॉर के समय, जब 1999 का जो वो समय था, और पाकिस्तानी आर्मी ने, हालांकि बाद में उन्होंने माना कि हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने माना है कि हाँ ठीक है, हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए थे वहाँ पर। आज तक तो वो यही कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स वहाँ पर थे ही नहीं, कारगिल में गए ही नहीं थे, बॉर्डर पार किया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन वो समय बीत गया। लेकिन उस वक्त सर इंडियन आर्मी का जो रोल, मैंने कई जगह पढ़ा भी और कहीं देखा भी कि इंडियन आर्मी का बेहद अहम रोल था, जो आज तक किसी को पता ही नहीं था। सब यही मानते हैं कि ठीक है, हमारे पास बोफोर्स तोपें थी, इंडियन आर्मी अपना काम कर रही थी, जमीन से थल सेना अपना काम कर रही थी, एयरफोर्स से मदद ली गई, वो भी जितना काम कर पाए, लेकिन इंडियन नेवी का कहीं रोल ही नहीं था। और अब आपसे हमें सुनने को मिलेगा कि इंडियन नेवी का आखिर रोल क्या था और किस तरीके से कारगिल वॉर में इंडियन नेवी ने अपना कमाल जो है वो करके दिखाया था। आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं पहले भी बताया, मैरीटाइम पावर इज अ स्ट्रेटेजिक पावर, हित का पावर है। तो अब जमीन में तो हम कुछ नहीं कर सके। आर्मी ने बहादुरी दिखाई, कितनी पटरी पे ऊपर चढ़ के उन्होंने टोलोलिंग वगैरह का कब्जा लिया। तो नेवी ने ईडब्ल्यू वॉरफेयर में उनको कुछ मदद की,
लेकिन बाकी हम मदद नहीं कर सकते, वो तो जमीन की लड़ाई थी, एयरफोर्स ने मदद की। लेकिन क्या हो गया, इलेक्शन आने वाले थे और हमारे प्रधानमंत्री भी वाजपेयी को रहे थे कि ये लड़ाई जल्दी ख़त्म करो। ओके, बढ़ रही थी, लोग बेचारे शहीद हो रहे थे। तो एडमिरल नेवी के जो नेवी चीफ सुशील कुमार एयर चीफ मार्शल, उन्होंने दोनों इकट्ठा ने बात की। तो नेवी ने कहा हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ईस्टर्न फ्लीट को पूरा बिला लिया वेस्ट में, एडमिरल भरतन, और यहाँ के तरफ से वेस्टर्न फ्लीट कमांडर सुरेश मेहता एडमिरल, पूरे जहाज लगा दिए कराची से 25 मील दूर, ब्लॉकेड की तरह बंद करने के लिए। और मैं बता सकता हूँ, इसलिए अमेरिका ने बुलाया कि वाजपेयी साहब आप आइए और नवाज शरीफ साहब आप आइए, वॉशिंगटन में बात करें, ये लड़ाई के बारे में बात करें। तो वाजपेयी साहब नहीं गए और दोनों फ्लीट तैयार थी कि अब पाकिस्तान को तेल भी नहीं मिलेगा, कोई और जहाज नहीं जा सकता उधर, उनका व्यापार बंद होने वाला था। हमने अपने जहाज़ों को विशाखापट्टनम पे सब इधर ले, विशाखापट्टनम से इधर ले आए कराची, कराची की तरफ सब हमारे पूरी दोनों फ्लीट, करीब 50 जहाज खड़े थे पाकिस्तान के सामने, मिसाइल्स तैयार थी, हमारी पनडुब्बी भी तैयार थी। ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन तलवार। तो जब 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, अमेरिका का नेशनल डे, सुबेरे बिल क्लिंटन साहब उनके प्रेसिडेंट नवाज शरीफ से बात कर रहे थे। तो उन्होंने उसको बोला कि देखिए आप वापस जाइए जहाँ से आप आए कारगिल में, नहीं तो ये इंडियन नेवी खड़ी हुई है आपके बाहर, आपका न तेल होगा न खाना होगा जहाज में। इसीलिए तो हुआ, इंडियन नेवी के बारे में देखो, हमने लड़ाई नहीं की, लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दिया। बिल्कुल, वो मैंने कोशिश की, मैरीटाइम हम कहीं भी जा सकते हैं, 12 किलोमीटर 12 मील तक हम जा सकते हैं, हमारे को कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका और चीन तो जाते हैं और कोलाइड भी करते हैं। तो अबे हमारा वो हिसाब नहीं हुआ है। हो सकता है जैसे हम शक्तिशाली हो जाए, लेकिन भारत की नौ साहब अगर मैं, हम जब कोई चीन का भी जहाज़ आता है और वो स्टडी स्पीड नहीं चलाता, हम उसको वापस भेज देते हैं। इसका मतलब आपको खुफिया, इसलिए वो श्रीलंका आते हैं और श्रीलंका से वापस जाते हैं। अब हमने अपने जहाज़ भी श्रीलंका भेजने शुरू कर दिए। जब वो चीन के जहाज़, लड़ाकू जहाज़ हैं कोलंबो में, हमारे जहाज़ भी उस वक्त गए हुए हैं। तो नेवी थोड़ी स्ट्रेटेजिक फोर्स है। तो हमने लड़ाई नहीं की, लेकिन कितनी मदद की देश की कि लड़ाई बंद करा दी, कारगिल की लड़ाई बंद करा दी। हालांकि थोड़ी लड़ाई चलती रही जब तक पूरा, लेकिन 4 जुलाई 1999 प्रेसिडेंट क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बिल्कुल खोला खोला बोल दिया, अगर जो वापस नहीं गए आप, और इंडियन नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया, ब्लॉकेड कर दिया, तो मान लीजिए न आपके पास तेल होगा न आपके पास खाना होगा। तो ये कुछ नहीं बचेगा आपको। हाँ, वो कुछ नहीं बचेगा। तो नेवी है, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक फोर्स। अभी अभी हम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं मलाबार, कहीं भी एयरफोर्स को तमाम परमिशन लेनी पड़ती है। एयर स्पेस को हम नहीं, लेकिन सी स्पेस, फ्रीडम ऑफ द सीज कभी भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सर। और जब हम इसके बाद का जिक्र करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपने जिक्र किया अमेरिका का। अमेरिका कई चीज़ों में, कई जो वॉर्स हैं उनमें अहम भूमिका कहीं ना कहीं निभाता है, बात करता है कि आप क्यों हो रहा है। हालांकि अमेरिका में भी अब चुनाव होने वाले हैं, ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं, कमला हैरिस जो हैं, जो उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, वो कुछ कह रही हैं। ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं। सर, अभी इस वक्त साउथ चाइना सी में कुछ जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ चल रही हैं। चाइना का हमेशा से जो रहा है वो यही रहा है कि आप दबदबा कायम कीजिए, आप हथियाइए चीज़ों को, चाहे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा हो, वहाँ पर चीज़ें उसने गतिविधि बढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद साउथ चाइना सी जिस पर वो दावा करता है, और उसके आसपास के जो और कंट्रीज हैं, चाहे वो फिलीपींस हो, क्योंकि हमने फिलीपींस को मदद भी की है, ब्रह्मोस भी हमने उसे दिया है, फिलीपींस हो, ताइवान पे वो अपना हक जमाता है कि ताइवान पे कब्जा करें, तो उसका जो समुद्री एरिया है वो भी हमारे पास आ जाए। उसके बाद ब्रुनेई, जिसमें अभी फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल ही में गए थे, साउथ एशिया का एक अच्छी
वो देश है। उसके बाद कई कई और जो देश वहां पर हैं उन पर इंडोनेशिया हालांकि अपने अपने से अलग रखता है इन चीज़ों को, वो नहीं मानता है। साउथ चाइना सी का सर जो अगर पूरी पॉलिटिक्स देखें चाइना के हिसाब से तो इसको हम कैसे देख सकते हैं? क्या चाइना करना चाहता है वहां पर? इंडिया में क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, हमने जो बात की मैरीटाइम स्ट्रेटजी की, मैरीटाइम हित की, चाइना के पास जो उसकी कोस्टलाइन है कम है, लेकिन उनके जो लक्ष्य है कि हम अमेरिका से भी आगे जाएंगे, उनको मैरीटाइम सी कोस्ट चाहिए। अब कैसे ले वो सी कोस्ट? तो उन्होंने और ये बिल्कुल सही कहा सर आपने, जब आप शुरू से अब इस बात का जिक्र करते आए हैं कि मैरीटाइम पावर, तो वो चाइना बखूबी समझता है कि समुद्र में अगर हमें रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिए उन्होंने साउथ चाइना सी 9 डैश लाइन शुरू कर दी। जैसे अपना छोटा भाई बोलता, बड़ा भाई बोलता है ये मेरा है सब, उन्होंने सब ये छोटे जहाज ब्रुनाई, वियतनाम, मलेशिया, उनको सबको बता दिया कि 9 डैश लाइन मेरे दादा ने मुझे दी थी, अब मैं ले लूँगा। और उनकी शक्ति थी, क्योंकि उनको मैरीटाइम स्टेट चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, और कहते हैं उधर तेल भी है, और कहते हैं मिनरल्स भी है, जो अगले 100-2 साल में कम होने वाले हैं। चाइना आराम से अगर उस पर हिस्सा जमा पाता है और अगर वहां से मिनरल्स निकाल लेता है तो आराम से 50-100 साल उसको चिंता नहीं है कोई। तो बिल्कुल साउथ चाइना सी के कब, अभी देखो उनकी टेक्नोलॉजी भी इतनी बढ़ गई कि एक छोटे द्वीप को एक बड़ा आइलैंड बना दिया। और जब आइलैंड बन जाता है तो उसको उसके इकोनॉमिक जोन 200 मील तक हो जाते हैं। तो उस 200 मील को जो कुछ पानी के नीचे है वो उसका है। तो ये इकोनॉमिक जोन उनका ज़बरदस्त हो गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है, वहाँ अपनी मिलिट्री भी ले गई है, एयरफील्ड भी बना दिए हैं, ताकि सुरक्षा के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, कि अगर जो किसी ने साउथ चाइना सी पे कुछ किया तो हमारे आइलैंड्स पे भी तो सब जहाज और बंदूक सब तैयार है। और अमेरिका इतना दूर है, तो वो जापान से बोलता है आप मदद करो, ताइवान से थोड़ा इसका भी सर इतिहास अच्छा है। जब जापान हार गया, जब जापान ने सरेंडर किया, उसके बाद से इसने कब्जा करना शुरू किया। और ये चाइना दावा करता रहा है कि साउथ चाइना से जितना भी एरिया है, 9 डैश लाइन जो उसने खींच रखी है, बता रखी है, वो सारा एरिया मेरा है। हालांकि फिलीपींस ने अकेले इसमें लड़ाई लड़ी और इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें कोर्ट ने माना, अमेरिका ने भी माना कि ये गलत तरीके से चाइना दावा करता है वहां पर, लेकिन उसके बाद भी चाइना मानने को तैयार नहीं है। देखिए, चाइना एक बहुत दिमाग वाला देश है। आप समझिए कि उनके लक्ष्य है कि मैं अमेरिका के साथ टक्कर करूंगा, पहले मैं इक्वल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि आपने पूरी सुपर पावर चलाया है। अब हम चाहते हैं कि आप और हम इकट्ठे चलाएं और एक दिन मैं सुपर पावर बन जाऊं। मैं कह रहा हूं उसका लक्ष्य थोड़ा चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, चाहे चोरी चकारी कैसे भी हो, चाणक्य ने भी बोला था कि अगर जो आपको कुछ चाहिए किसी भी हिसाब से ले लीजिए। हमारे महाभारत में भी लिखा हुआ है, साम दाम दंड भेद। नहीं, वो भी धाम लोग वगैरह, और ये अश्वमेधा तो वो भी लिखा हुआ है। तो कभी कभी कुछ करना पड़ता है अपने फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे। तो वो टेक्नोलॉजी अपने स्टूडेंट्स भेज के, यूनिवर्सिटी से भेज के, कंपनी में काम करा के चोरी चला, तो उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो इसलिए साउथ चाइना सी जब फिलीपींस गए थे उधर UNCLOS में, अरे बाबा, उन्होंने UNCLOS भी बदलने वाला है। लॉज ऑफ द सीज 1982 में बने थे। एक मीटिंग होने वाली है कि नए लॉज ऑफ द सीज बनने चाहिए, क्योंकि जनीवा चार्टर में लिखा हुआ है, जनीवा में, कि अगर जो कोई दूर से आपको मारे तो आप लड़ाई कर सकते, दूर से थ्रेटन करे तो आप उसको मार सकते हैं। और चाइना में भी एक स्टेइंग है, आई विल नेवर हार्म यू, मैं कभी नहीं आपको मारूंगा, लेकिन अगर जो आपने छोटी सी कोशिश भी की मुझे हार्म करने के लिए, मैं ऐसा मारूंगा कि आप फिर कभी नहीं मारोगे। तो वो साउथ चाइना सी ले लिया। हाँ, अब कहते हैं कि यही है कि मैं नहीं करूंगा, आप आइए जहाज, वाइट शिपिंग। और इसी दौर में फिलीपींस के जहाज पर उसने अटैक किया। हाँ, वही मार रहे हैं उनको, मतलब। लेकिन अब समझौता आने वाला है, क्योंकि चीन बहुत तेज है। अब उन्होंने पहले इनको बोला, सब फिक्र मत करो, कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम इकट्ठा बैठ के कर देंगे। अब कहते हैं अकेला अकेला बात करूंगा। वियतनाम को तो पकड़ लिया, कंबोडिया को तो पकड़ लिया, अब फिलीपीन से भी बोला आप मैं बात करो,
साउथ चाइना सी वगैरह की बात करो, हम कुछ फैसला करेंगे। इसमें समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा तो चाइना बड़ा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और हमारे साथ भी यही किया। 1983 में उन्होंने एग्रीमेंट कराया जिसमें लिखा हुआ है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है, हमने लिखा हुआ है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल ये है। हमारी आर्मी को हमने बोला ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक आप जाइए। अमेरिका चाइना ने वो पेट्रोलिंग पॉइंट माने नहीं थे, तो इसलिए वो गलवान तक आ गए। तो चाइना फिलीपींस को भी कहा हम UNCLOS को नहीं मानते, वो कोर्ट में गए ही नहीं। जैसे आप अगर जो कोर्ट में जाइए और नहीं जाए जब दावा है तो वो जज लिख के दे देगा, तो चाइना गया ही नहीं, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि भाई ये फिलीपींस का है। अब फिलीपींस के ये जो है पर्सल आइलैंड्स, वियतनाम के साथ भी कुछ उनकी दोस्ती हो रही है। मतलब चाइना को समय चाहिए बढ़ते, भारत को भी समय चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ती जाएगी तो हम भी एक दिन बहुत तेज हो जाएंगे। और पूरी दुनिया में एक सोने की चिड़िया कौन है? रशिया अमेरिका का जब वो रशिया दूसरा टक्कर माफ है। कीजिए, रशिया और चीन का जब जिक्र आता है तो चीन एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ रशिया के पास जाता है और सोचता है कि ठीक है कहीं ना कहीं जो दोस्ती है वो कामयाब रहेगी, लेकिन उस बीच में भारत भी है। अब भारत और रशिया की दोस्ती भी अच्छी है, तो क्या भारत जो फिलीपींस है या फिर ताइवान है, क्योंकि जब हम देखते हैं आज के समय में भारत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ जब आगे बढ़ता है तो ये देखते हैं कि आने वाले जो आसपास के कई देश हैं, चाहे हम ब्रुनई की हम बात करें जिसमें वह भी हाल ही प्रधानमंत्री ने दौरा किया था, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, बहुत उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देखते हैं। तो क्या आने वाले समय में साउथ चाइना सी में जो चीन के नापाक इरादे हैं या फिर जो वहां पर सोच रहा है, जो स्ट्रेटेजी पक रही है चाइना में, क्या भारत कुछ रोल निभा सकता है उन सब देशों को साथ देने के लिए जो चीन से प्रताड़ित है? ये प्रश्न एक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अंडमान से, जोशी, उनसे ये पढ़ा गया था। कहता भाई अभी मैं भारत महासागर संभाल सकता हूँ, इंडियन ओशन में कुछ भी हुआ हमारी नेवी, भाई पूरा चाइना का व्यापार जाता है हमारे से, पूरा चाइना का व्यापार जाता है साउथ चाइना सी की तरफ, सिंगापुर से, मलाक्का स्ट्रेट से, इस तरफ से आते हैं, हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई साउथ चाइना सी अभी दूर है, अगर जो हम ऑपरेट करें उधर तो हमें अपने जहाज़ों के लिए सपोर्ट होना चाहिए, तेल मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, बंदरगाह मिलने चाहिए। तो मेरे से ये मत बोलो कि आज हमारी जो $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और चीन की $18 की इकॉनमी है, अब उसमें मुझे मत ले जाओ अभी। मैं भारत महासागर को बिल्कुल दम के साथ, अपनी मिसाइल शिप्स के साथ, अपने P-8I हवाई जहाज के साथ, अपने पनडुब्बियों के साथ बिल्कुल सुरक्षित रखूँगा। तो गवर्नमेंट भी खुश है। तो इसलिए मैं भी कह सकता हूँ हमको अभी इंडो पैसिफिक में जाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लड़ाई हो गई, अपने जहाज़ को बिल्कुल सपोर्ट होना चाहिए। और जब आप लड़ाई में जाइए ये मत समझिए कि अमेरिका सपोर्ट करेगा या फिलीपीन सपोर्ट करे, कुछ भी हो सकता है। अकेला अपना देश को जाना चाहिए जहाँ उसकी हिम्मत है। अभी तक हमारी तरफ पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, तो भाई वहाँ इनको संभालने दो। जापान, अमेरिका, बीच में आप बिल्कुल समझा गए, अमेरिका और रशिया की टक्कर है, लेकिन भारत एक सोने की चिड़िया है। यहाँ आप एक मोबाइल ले आइए नहीं तो आपको पैसा बन जाए। देखो एप्पल आ गया, पैसा बना रहा है, बिल्कुल। MG कार चाइना से आ गया, वो पैसे बना रहा है। तो जो भी भारत में आता है, हमारी आमदनी इतनी 140 करोड़ पीपल, क्या बिजनेस पावर है। तो हमें ये होना चाहिए कि हमारी दोस्ती रशिया से है जो हम उधर से ला सकें और हम अमेरिका से ला सकें, कि दोनों के लिए हम सोने की चिड़िया है। सही बात, हमको रोकेंगे नहीं, बहुत बड़ी मार्केट, जब तक हम ये अपना पॉलिसी अच्छा चलाएं। अब देखिए अमेरिका में जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, समिट है क्वाड, लेकिन क्वाड में हमने लड़ाई की बात नहीं की, कोविड की दवाई की मदद की। जब कोई देश को मदद चाहिए हम क्वाड में डाल, लेकिन हमने अभी तक एक नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहते, क्वाड का मिलिट्री मेंबर नहीं बनना चाहते। लेकिन ये है कि हम आपस में एक्सरसाइज करते रहते हैं, मलबार, क्वाड हर एक देश के साथ, कोंकण एक्सरसाइज, गरुड़ा एक्सरसाइज,
हम सब देश फ्रांस रशिया के साथ इंदिरा रशिया के साथ करते हैं ताकि कभी कुछ ज़रूरत पड़े तो हम किसी से कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम नहीं बोलने वाले कि हम इनके साथ लड़ाई करेंगे, नो। हम साउथ चाइना सी में भी अभी तक एडमिरल जोशी ने बोला ये समय नहीं है, लेकिन हमें कोई नहीं रोकता। हमारे जहाज़ जब जाते हैं जापान साउथ चाइना सी, वो निगाह रखते रहते हैं कि इंडियन नेवी जहाज रोका नहीं है। रोकेंगे तो फिर हम देखेंगे और बात। आज तक रोका नहीं है उन्होंने। वो अमेरिकन जहाज़ क्या करते हैं, वो 12 मील के अंदर चले जाते हैं, वो स्ट्रेट्स जो होते हैं छोटे उधर, तो उनकी दोनों की लड़ाई होती रहती है कि निकल जाओ, ये करो वो करो। लेकिन हम वो नहीं करते। हम अपना खुला वाइट शिपिंग, हमारे मर्चेंट नेवी के जहाज़ भी जाते हैं। चीन नहीं रोक सकता, रोकता नहीं है, तो हम क्या करें। व्यापार चल रहा है, अमेरिका चाइना के साथ व्यापार भी चल रहा है। अब हमारे जयशंकर साहब भी बोल रहे हैं कि 75% वो बॉर्डर के बारे में, लद्दाख बॉर्डर में 75% कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो ये भी हो गया, व्यापार शुरू हो गया। हमारा ट्रेड 120 बिलियन डॉलर हो गया है चीन के साथ। काफ़ी चीज़ें चीन के हैं इधर। तो ये आपको स्ट्रेटजी की बात हो रही है। हमारी नौसेना को जो चाहा है, हर एक देश चाहता है कि हम भारत की नौसेना के साथ दोस्ती रखें, क्योंकि अगर जो कुछ हो गया, ये बहुत शक्तिशाली इस एरिया में है। तो हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हम अपने लोग जो साउथ ईस्ट एशिया और भारत महासागर के पास देश हैं, उनको हमने बोला या वी आर योर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। हम श्रीलंका को जहाज़ देते हैं, हमने जहाज़ दिया है मॉरिशस को, हमने जहाज़ दिया है मालदीव में। वो थोड़ा नखरेक हो गया है मालदीव के साथ, लेकिन हमारे अभी तो फिलहाल ठीक हो रहा है, दोबारा से दोबारा देखिए, हमारे पायलट्स थे, उनकी सुरक्षा के लिए हम थे उधर। तो ये भारत की नौसेना नॉर्थ इंडिया में उनको ज़्यादा नहीं पता चलता, क्योंकि उन्होंने समुद्र देखा नहीं है। जो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका स्टेट्स हैं, हमारी एकेडमी भी उधर है, नेवल एकेडमी, तो उनको थोड़ा पता चल जाता है कि कितनी महत्वपूर्ण है मैरीटाइम सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, अपनी कल्चर। तो हम अपना कल्चर भेज सकते हैं। हमने भेजा था इंडोनेशिया, मलेशिया। इंडोनेशिया में तो मैं अच्छा अजब होता है कि महाभारत और रामायण देखना कि भाई मैं इंडोनेशिया में हूँ, मैं देख रहा हूँ ये हमारा कल्चर, हमारा खाना क्या हो रहा है, तंदूरी चिकन कहाँ है, अमेरिका में बिक रहा है। तो कल्चर भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी नौसेना की तरफ से और पानी की तरफ से होता सर, समुद्र की हम बात कर रहे हैं। समुद्र एक विशाल जगह, कोई सीमा नहीं है, और इंडियन नेवी की भी कोई सीमा नहीं है। सर, इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भारत की मैरीटाइम पावर के साथ अगर हम मैच करके देखें, पैरेलल चला के हम देखें, तो कहाँ तक जा सकती है आने वाले समय में, और हम क्या देखते हैं, क्या विजन है हमारा अगर हम मैरीटाइम पावर के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी को मैच करके हम आगे चलाना चाहें तो? बिल्कुल ठीक आपने बोला, लेकिन हमने अपनी मैरीटाइम स्ट्रेटजी पूरी देश की नहीं लिखी अभी। नेवी ने एक किताब निकाला है मैरीटाइम स्ट्रेटजी और मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, क्योंकि कोई नेवी स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन के हित अपने घर में भी पता होना चाहिए। स्ट्रेटजी क्या है, किसको घर में बुलाना है, किसको घर में नहीं बुलाना है, कितनी दूर तक जाना है, कहाँ तक नहीं, वो स्ट्रेटजी। तो जब घर वालों को ये पता चल गया, बच्चा ज़्यादा नहीं जाएगा। स्ट्रैटेजी नहीं है तो बच्चा भाग जाएगा, उधर चला जाएगा। बिल्कुल नहीं तो स्ट्रैटेजी में हम तो हमारी अभी तक मैरीटाइम स्ट्रैटेजी नहीं लिखी गई है। हमारी मैरीटाइम स्ट्रैटेजी नेवी में लिखा है, क्योंकि मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो जहाज़ ले सकते हैं। अगर जो मुझे जाना है यहाँ से देहरादून, तो मैं छोटी गाड़ी ले लूँ। बिल्कुल। अगर जो मैं यहाँ से मुंबई जाना तो बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो हम जो जहाज़ लेते हैं अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो ये बहुत लोग समझते नहीं है। आर्मी तो ठीक है, टैंक्स लेने पड़ेंगे, ये हवाई जहाज़ लेने पड़ेंगे, एयरफोर्स। हमें सोचना पड़ेगा पनडुब्बी कितनी होनी चाहिए, जहाज़ कितने बड़े होने चाहिए, हवाई जहाज़ कितने होने चाहिए, कि हम तीनों में हैं। हम तो आर्मी के जैसे हैं, हम लैंड पे भी हमारे मार्कॉस लड़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। मैरीटाइम स्ट्रैटेजी भारत की अभी तक नहीं लिखी, लेकिन ये है कि बोलते रहते हैं। तो कभी एक हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आवर रीजन इज फ्रॉम सिंगापुर टू एडन, ये स्ट्रैटेजी हो गई कि ये हमारा पूरा एरिया है। वो मैंने बोला, एडमिरल जोशी ने बोला, सिंगापुर तक और एडन तक आप फिक्र मत करो, मिडल ईस्ट तक मेरे जहाज़ जा सकते हैं। मतलब हमारी स्ट्रैटेजी उस वक्त
उस किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने बोला हमको साउथ चाइना सी में जाने में है, शायद जाना पड़े उस वक्त बोलेगा। तो स्ट्रैटेजी समझ गया। तो मैं जूनियर ऑफिसर हूँ, मैं डॉक्ट्रिन देखता हूँ कि मिसाइल कितने दूर से मार सकता हूँ, डॉक्ट्रिन कहाँ तक जा सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला कि देयर इज सीज पे जाने के लिए कोई रुकावट है ही नहीं। बिल्कुल। मैं भी जब फ्लीट में ऑपरेशन ऑफिसर था, हमारे एडमिरल ने बोला चलो 30 किलोमीटर दूर जाते हैं पाकिस्तान से, जब उनके रडार शुरू हुए हम वापस आ जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये है, तो ये होता है डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन कहाँ तक हम जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। सर आपकी ये सर्विस रही 30-32 साल की सर्विस, कोई एक ऐसा किस्सा जो आज तक आपको याद हो, आपने नहीं बताया हो कहीं भी, आज आप शेयर करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो आपके दिमाग से नहीं निकल पा रहा? नहीं, यही है कि हमारे एडमिरल साहब ने बोला कि भाई थोड़ा पाकिस्तान जाने का है। अभी तो वही साहब अकेला जहाज, राजपूत था वो, मैं फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर था। और फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर उनके ऑर्डर देता है, लेकिन कहीं भी कंपनी में जो बड़ा साहब है वो कुछ बोलता है, बाकी लोग ऑर्डर देते हैं, वो अपने आप ऑर्डर देने नहीं जाना था जी। तो मुझे बोल दिया। अब मैं भी थोड़ा डरा हुआ था कि कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा प्रमोशन भी गया क्योंकि हमको किसी को बताना नहीं था। तो हमने अपने जो रेडार्स, कम्युनिकेशन सब चुप हो गए, ऐसे कि हम चुपचाप जा रहे हैं और मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ। और फिर ऑर्डर दिया अपना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू करो। ये कब की बात है सर, कब की बात है? ये है 1984-85। ओके। नो 84-85। ओके। मैं डरा हुआ था कि भाई ये पूरी 2 जहाज थे, राजपूत और एक और, हम जा रहे हैं फुल स्पीड, क्योंकि इंजन फुल स्पीड होना चाहिए, भागना है तो फुल स्पीड पे भागना पड़ेगा। उस वक्त मत बोला फुल स्पीड हो गया साहब 10 मिनट और, वो नहीं 10 मिनट भी नहीं मिलेंगे, भागो यहाँ से। तो जब हम जा रहे थे हमारी EW शुरू थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ओके। कि उधर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है कि रेडार पकड़ रहा है हमको या कोई आवाज़ आ रहा है और शिप्स जा रहे हैं धड़ 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 फुल स्पीड। और 40 किलोमीटर हो गया। अरे आपने बोला था क्या था 30 पे देखिए, हमें डर में से वापस करो यार, 40 किलोमीटर बरनोकल के साथ रेडार पे हमको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान है, कहीं गलती से उन्होंने हवाई जहाज चढ़ा दिया हमारे ऊपर हम। लेकिन जब हम 30 किलोमीटर गया तो उन्होंने बोला 4 रेडार ट्रांसमिशन आर कमिंग। मतलब अगर जो उनको एयरफोर्स को बताना था हवाई जहाज आ सकता था, हम वही डर था हमसे, ऊपर हवाई जहाज आ जाए, कुछ गलती हो जाए। तो फिर एडमिरल साहब ने बोला अच्छा काफ़ी हो गया, अनाउंस किया उन्होंने, हम अभी पाकिस्तान से 30 किलोमीटर दूर है, हमारा देश ये वो, काफ़ी उन्होंने भाषण दिया, अच्छा भाषण दिया। मैंने कहा मैं ऑर्डर दे रहा हूँ शिप्स टर्न बैक फुल स्पीड गो बैक तो ये बताया। और कभी मेरा तो वो बालू पर होते कुछ गड़बड़ हो जाती तो आपने तो पता है मीडिया कुचल के मार देती कि ये एडमिरल ऑफ फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर को अलग कर दीजिए। होता है काफी सारी देखिए एडमिरल जोशी साहब ने भी रिज़ाइन कर दिया था, हाँ, एडमिरल भगवत को निकाल दिया था। तो नेवी क्योंकि उनकी फ्रीडम है, अब बाहर जाओ। हाँ, दूसरी बात है हम गए थे सेशल्स, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोला हमें आपका हेलीकॉप्टर में घूमना है। अब हेलीकॉप्टर में घूमने में हमको तमाम परमिशंस चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त क्या करें, तो कैप्टन साहब, मैं सेकेंड इन कमांड था, कैप्टन साहब ने बोला, मैंने कहा हेलीकॉप्टर तो तैयार कर देंगे सर, लेकिन परमिशन कहीं उसको कुछ हो गया इंश्योरेंस कौन करेगा उसका। तो उस वक्त एडमिरल साहब ने हिम्मत दिखाई, कहता देखो कुछ होने वाला नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हो सकता, चांस ऑफ एक्सीडेंट इज वेरी लिटिल। तो हमने परमिशन दे दी। तो वो गया, सेशल्स में एक आइलैंड है जहाँ कोको द मेयर होते हैं, डबल कोकोनट बनता है, अच्छा, कोको द मेयर। हाँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर ने बोला मैं जाना हूँ, वहाँ से भी 10-12 कोको ड मेयर लाने के हैं। तो हमारे पायलट्स भी कोको ड मेयर ले आए लेकिन उस वक्त हमें डर था, लेकिन उन्होंने सिग्नल बना दिया कि मैं उस वक्त नहीं बोल सकता कि आपको हेलीकॉप्टर नहीं मैं दे सकता। आ गए जहाज़ पे, मांगा, लेकिन वो एडमिरल को एक नौसेना मेडल मिला कि उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई कि हेलीकॉप्टर तैयार था, एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, कोको ड मेयर जाओ उधर आइलैंड से वो निकल गया। तो उस वक्त मैं सीखा। सेशल्स एक बहुत सुंदर जगह है,
लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, क्रियोल भी बोलते हैं, और काफ़ी सिंपल लोग हैं, छोटा आइलैंड है। सर इस दौरान जब आप ये जब आपने बताया पाकिस्तान वाला ये जिक्र किया और आप शिप पे थे, सेकंड हैंड कमांड, क्योंकि कई चुनौतियां और भी आती हैं नौसेना के सामने, चाहे वो समुद्री लुटेरे हों, डकैत हों, या फिर जो ऑपरेशंस चलाते हैं, लोगों को छुड़ाना हो, या फिर कई तस्करी भी होती हैं, कई चीज़ों की, अवैध चीज़ों की तस्करी होती हैं। तो हम पिछले दिनों हमने पाकिस्तानियों कई वो पकड़ा था ड्रग्स तस्करी के मामले में भी। तो नौसेना इनमें भी काफ़ी एक्टिवली काम जो है वो करती है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं नौसेना के सामने। बिल्कुल। देखिए, कभी भी एक बड़ा कॉन्फ्रेंस कहीं होता है तो सिक्योरिटी ऑफ दैट एरिया नौसेना करता है। अभी आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप हुआ था कतार में, पाकिस्तान नेवी को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि समुद्र से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो हमारी नेवी भी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होती है। ओके। तो हमने पहले भी कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्री या अफ्रीकन कंट्रीज़ में कुछ कॉन्फ्रेंस था, तो हमने उनको सिक्योरिटी दी। लेकिन ये हम चुपचाप करते हैं, बाद में हमें पता चलता है। हमें तो उसे बोलते हैं ये दो जहाज़ उधर भेज दो, तो 2 जहाज़ चले जाते हैं। हम भारत में पता चलता हमारे को भेजा था इसलिए कि सिक्योरिटी रखो, कि सब लीडर्स आ रहे हैं इधर, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी भी बोल रहे थे कि पोप साहब गए हैं, इंडोनेशिया भी गए हैं, तो लोग कह रहे थे उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे लीडर की सिक्योरिटी। तो हम कभी ऐसी भी सिक्योरिटी देते हैं, कोई काम चल रहा हो ONGC का या किसी का जी। और सिक्योरिटी चाहिए, तो चुपचाप नेवी मदद करती है। मैंने फिर भी बोल रहा हूँ, नेवी साइलेंट सर्विस जो वो सी पे करते हैं। और सर हमने देखा भी सर्विस, जब कोविड के टाइम पे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाना हो या फिर मेडिकल फैसिलिटीज हमें लाके देनी हो, तो उसमें भी बखूबी जो रोल है, अहम रोल, इम्पोर्टेंट रोल निभाया नेवी ने। ऑपरेशन जब याद आता है, समुद्र सेतु। मैं तो रिटायर हो गया हूँ काफ़ी समय से जी। लेकिन मैं फॉलो करता हूँ नेवी को। जब हमारी नेवी एडमिरल करमबीर सिंह जी। को पता चला कि एयरक्राफ्ट कैरियर, देखो एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, हवा उस कमरे से इस कमरे पे आती है, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर में कोविड हो गया था। वो गुआम में जाके एयरक्राफ्ट कैरियर लंगड़ा हो गया। तो एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा, क्या कहा, नो शिप विल कम टू हार्बर। इंटरनेट आ गया था जहाज़ों में, हमारे पास सैटेलाइट 7A है ऊपर, इंटरनेट आ गया था। तो कहता नो शिप विल कम अनलेस कोई बीमारी हो गई तो हेलीकॉप्टर से इसको भेज दो अश्विनी हॉस्पिटल में या जहाँ जाना है। तो जहाज़ बंदरगाह में नहीं आए भी तो उन्होंने उधर आए, उनका खाना, आलू प्याज, खाना पीना सब पड़ा था उधर, सब पड़ा था उधर, उठा के ले गए। कांटेक्ट नहीं हुआ तो नेवी को ज़्यादा कोविड हो ही नहीं, नेवी के जहाज ऑपरेशन हो गए। और उससे क्या फ़ायदा हो गया, अमेरिकन नेवी भी उस वक्त दिन कोशिश कर रही थी इंटरनेट से चलो। हमारे CNC साहब के पास एक छोटा ऑफिस बन गया, उनको ऑफिस बंद हो गए थे, कोर्ट में ऑफिस बंद हो गए थे, तो लेकिन उनके कंप्यूटर पे सब सिग्नल आ रहे थे उनको। और आज भी मैं ये बोल सकता हूँ कि नेवी सबसे ज़्यादा इंटरनेटेड है। मुझे भी कुछ कारोबार करना है, बात करनी है, मुझे नेवल हेडक्वार्टर्स जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरनेट कनेक्शन पे, वीडियो पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो नेवी इज़ वेरी एडवांस्ड। अब भी जा रहे हैं क्वांटम कम्युनिकेशंस। क्वांटम कम्युनिकेशंस क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशंस इस ऑफिस या कहीं भी मैं हूँ, वो कम्युनिकेशन को तोड़ नहीं सकते। क्वांटम कम्युनिकेशन ऐसा है, वो पकड़ लेता है, चलने देता है जी। सो नेवी की टेक्नोलॉजी, अभी आप परमाणु हथियार, परमाणु पनडुब्बी में डाल दो, वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर पावर से जो सबमरीन चल रही है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी। और हम देख रहे हैं सर, ब्रह्मोस का लोड करना हो या फिर काफ़ी और भी मिसाइल्स हम, हाँ, ब्रह्मोस भी नेवी ने
जब हम बनाए थे पनडुब्बी, एक एडमिरल भसीन थे और एडमिरल अरुण प्रकाश थे, उन्होंने बोला यार पनडुब्बी में हम थोड़ा एक मिसाइल डालेंगे। तो रशिया से हमने ढूंढा एक मिसाइल, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल के साथ बहुत मोहब्बत थी, मिसाइल गॉड ऑफ इंडिया, मिसाइल लीडर ऑफ इंडिया, और उनके साथ एक शिवा तेन्नु पिल्ले थे जो ब्रह्मोस के हेड हो गए थे कंपनी को। तो उन्होंने कहा नहीं देखो हम टेक ओवर करेंगे। तो एक हमारे एडमिरल डिसिल्वा थे वाइस चीफ, उन्होंने राजपूत दे दिया। राजपूत में पुराने मिसाइल्स जो P-15 जो हमने 1971 में चलाए थे, तो DRDO ने बोला हम ब्रह्मोस लगा देंगे, तो उन्होंने ब्रह्मोस लगा दिया। फिर डॉक्टर कलाम ने अंडर वाटर ब्रह्मोस भी ट्राई किया, लेकिन अभी तक वो नहीं फिट हुए, क्योंकि हम जो सबमरीन स्कॉर्पियन वगैरह बना रहे हैं कन्वेंशनल, लेकिन देखिए हमने P-15 लगा दिया उसमें, अरिहंत में, अरीघाट में भी होगा K-15, उसका नाम 2 है, कलाम 15 एंड BO बसीन, क्योंकि पहले ही उसका नाम था सागरिका। मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में गया था एरो इंडिया में, और उस वक़्त प्रणब मुखर्जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर था, तो एक पत्रकार ने पूछा सर व्हाट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ सागरिका, तो उन्होंने बोला इट इज़ प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, अच्छी तरह से। DRDO ने बोला साहब देयर इज़ नो सच थिंग्स, ये खुफिया है, देयर इज़ नो सच थिंग एज सागरिका। और दिल्ली में आया तो बोला ऑल फाइल जिसमें लिखा हुआ है सागरिका उसको कट कर दो। हाँ, तो एडमिरल भसीन जो थे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोजेक्ट में, उन्होंने कहा ठीक है फाइल को बना दो B-05 माई बर्थडे। DRDO ने कहा नहीं, हाउ कैन यू डू दैट, उन्होंने कलाम 15 उनका बर्थडे लिख दिया। तो K-15 मिसाइल जो पनडुब्बी में है, परमाणु मिसाइल यही लिखा जाता है, जैसे हमारे पास ये है ये P-35, हालांकि अब तो ये रिटायर्ड हो गया है, अक्षय, INS अक्षय। तो ये नाम सर कैसे सोचे जाते हैं? हाँ, अक्षय मेरा P-35 मेरा ख्याल पहला जहाज हमने बनाया था भारत में, इसीलिए शायद किसी ने इधर दिया है आपको। P-35 इज अ पेट्रोल क्राफ्ट, छोटा, एंड इफ यू कम टू कैरियर क्रूजर C, एयरक्राफ्ट कैरियर A, ऑक्सिलरी A, ये पेनेंट नंबर और कहलाता है इनका। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो नंबर देती है आपको, और उस नंबर से आप ले सकते हैं। लेकिन भारत के जहाज़ों का नाम स्टेट्स या नदी या कोई इतिहासी नाम होता है। विक्रमादित्य, विक्रांत, पर्वत का नाम है विक्रांत, या विंध्यगिरी। मैं उस ये विक्रांत का नाम पहले विक्रांता था, उसके बाद उसे विक्रांत किया गया। हाँ, वो तो हम रिपीट करते हैं हर एक। वो जहाज़ फिर मर गया, सॉरी मर नहीं गया, मतलब वो जहाज़ खत्म हो गया, अब फिर उसको जन्म देना है, सेकेंड लाइफ। और जो इतिहास पुराने विक्रांत का है, आप जाएंगे नए विक्रांत में छोटा लिखा हुआ है कौन उनके कप्तान थे, कौन से ऑपरेशन में उन्होंने ट्राव किया। तो ये नहीं कि बहुत दिलचस्प है सारी सर चीज़ें। मतलब मैं तो कहूँगा कि कितना भी समय हम इस पर बात कर लें कम पड़ेगा। लेकिन ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ज़रूर इस पर ये होगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम 2024 में खड़े हैं 21वीं सदी में, तो हम जब बात करते हैं सारी चीज़ों को लेकर, इंडियन नेवी की जब हम बात करते हैं, डिफेंस फोर्सेस की जब हम बात करते हैं, अब भारत के लिहाज से हम कहाँ पे खड़े हैं सर? और मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जो आज की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से आपके हिसाब से, आपके माइंडसेट से किस तरीके से फोर्सफुली या फिर कहें कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटली काम कर रही है इंडियन नेवी के लिहाज से भी, अगर मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि आने वाले समय में सर दोबारा से नेवी डे है 4 दिसंबर, तो तब भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी नहीं। क्योंकि अब ये मेरा सवाल इसलिए भी है सर, क्योंकि जिस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हमारे बन रहे हैं, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर्स बना रहा हो या फिर कोचिन शिप यार्ड्स बना रहा हो, अभी हाल ही में मालपे और मिल्की जो है कोचिन शिप यार्ड्स ने लॉन्च किए हैं, तो इन सब चीज़ों के लिहाज से हम सर कहाँ खड़े हैं और कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मैंने पहले भी बोला था, नेवी की स्ट्रैटेजी लिखी हुई है, वो बिल्कुल मार्ग पे चल रहे हैं। उनका प्लान है 150 जहाज, जिसमें से आधे नए होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए। अब ये बजट पे डिपेंड करता है। तो भारत का जो डिफेंस बजट है, नेवी को 13% डिफेंस बजट मिलता था, 13%।
और ज़्यादा मिलता था आर्मी को, क्योंकि उनका रेवेन्यू, खर्चा बहुत है। हमारी नेवी ने कोशिश किया है कि रेवेन्यू, सैलरी, मिठाई, खाना जितना कम कर सकें हम करें। तो हमारा रेवेन्यू अब क्या 18% हो गया है, और ये भी काफ़ी है। 18% के साथ हमने विक्रांत कैरियर बना दिया, तो हमारे जो अशोर है, हमारे पास कम, आर्मी के पास तो बहुत ज़मीन है, हमारे पास ज़मीन नहीं है। हमको बेग, बोरो एंड स्टील से ज़मीन मिलती है। तो हमारी नेवी बिल्कुल मार्ग पे है और बहुत ही शक्तिशाली हो गई है। और लड़ाई हो तो वी आर अ बिल्डर्स नेवी। हम काफ़ी समय के लिए वो लड़ाई कर सकते हैं। एयरफोर्स हमारा बहुत तगड़ा हो गया है, क्योंकि हमने राफेल और उससे तेजस। पहले जो हवाई जहाज लिए थे, MiG-29, मिराज, IL-78, और उनको बहुत मोहब्बत से संभाल के, पुराने हैं लेकिन अभी तक बहुत तैयारी के हैं। आर्मी तो हमारी बहुत सेक्रीफाइसिंग आर्मी है। वो लड़ाई करते हैं अपनी रेजिमेंट के लिए, मरने के लिए। कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो मरने के लिए तैयार है। इसीलिए आर्मी थोड़ा अग्निवीर से इतना खुश नहीं है, और थोड़ा खुश नहीं है। तो लगे मैं पिछले ही साल सर भी पहला बैच मिला है इंडियन नेवी पहला को। बैच तो नेवी में तो चल जाएगा, क्योंकि 25% अग्निवीर नेवी में आ जाएंगे। नेवी में लंबी ट्रेनिंग, उनको काफ़ी और ट्रेनिंग करेंगे। और नेवी में समझे कि हमारी लॉयल्टी जो होती है, एक दिन विंध्यागिरी में होगी। मैं कैप्टन हूँ, मेरी पूरी दुनिया, मेरा पुल दिल विंध्यागिरी है। चाहे एक्सरसाइज में हो, चाहे फायरिंग में हो, चाहे टॉर्पीडो फायरिंग में हो, चाहे कोई नाटक हो, उसमें भी मैं चाहता हूँ कि विंध्यागिरी जीते। कल मुझे आप विक्रांत का कैप्टन बना दीजिए तो मैं भूल जाता हूँ विंध्यागिरी। अब मेरा प्रेम विक्रांत से है। अब मैं चाहता हूँ हॉकी गेम तो मेरी विक्रांत जीते, फायरिंग करूँ तो मैं विक्रांत जीते, फ्लाइंग है तो विक्रांत जीते। लेकिन आर्मी में राजपूत रेजिमेंट, मतलब पूरी ज़िंदगी तक आप उस रेजिमेंट के में रहेंगे और वो रेजिमेंट आपके परिवार को संभालेगा। तो ये अग्निवीर का थोड़ा फ़र्क है। एयरफोर्स में भी अलग है। सिर्फ पायलट और जो हवाई जहाज़ में क्रू, महिला या पायलट, वो लड़ाई करते हैं। बाकी तो आदमपुर में बैठे हुए हैं, अपना आदमपुर को संभालते हैं, या पालम एयरपोर्ट पे। लड़ाई सिर्फ पायलट और एयर क्रू करते हैं। नेवी के जहाज़ में हर एक आदमी, हमारे पास टोपस होता है जो बाथरूम वगैरह साफ करता है। प्लेट, कोई वेजिटेरियन है, मतलब मांस नहीं खाता, लेकिन प्लेट साफ हुई मांस खाने वाले के बाद आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो बोलते हैं जहाज से। हम कोई आपका रिलीजियस सेरेमनी है, उस दिन आप 1 डे रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ले लीजिए। तो ये 3 खूबियाँ बताई हैं 3 सर्विस की, और बहुत अच्छी खूबियाँ हैं। एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो दुनिया में नंबर 1 हैं। अभी एक्सरसाइज करके आए हैं, देखिए तरंग, या गए हैं बिल्कुल, तरंग शक्ति। अरे बाबा, वहाँ सलामी है उनकी कि क्या भारत। मैं भी एक किताब लिखा है, इंडियंस वाई वी आर व्हाट वी आर। हम दिमाग के लोग हैं, क्योंकि बच्चा भी गांव में रामायण महाभारत पढ़ा हुआ है, उसको एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन वो बाय हार्ट रामायण या महाभारत में कितने कैरेक्टर्स हैं उसको सब पता चल जाता है। बिल्कुल। क्या हुआ महाभारत में, तो उसका दिमाग बन जाता है। एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसका दिमाग अच्छा होता है। तो पायलट्स हमारे जो दिमाग है और एजुकेशन हो गया, वो तो मैं भी कहता था नेवी में, और मैं भी आज कहता हूँ, आप 25 टॉप नेवी के सेलर्स और ऑफिसर्स को उठा के एक अमेरिकन जहाज में डाल दीजिए, अरे वो 2 महीने के बाद ऐसा चकरा देंगे उनको कि आप ये नहीं करें जैसे कंप्यूटर में लोग ज़्यादा करें। आपने जब वो कंप्यूटर वाले लोगों ने बोला कि 2000 में कंप्यूटर टूट जाएंगे, पूरी इंडिया कंप्यूटर वालों ने बोला फिक्र मत करो, हम काम करते रहेंगे, कुछ नहीं हुआ। तो आपको बिल्कुल हौसला होना चाहिए कि हमारे 3 फोर्सेस आगे है। छोटी घटनाएं होगी, कोई हेलीकॉप्टर गिर जाएगा, ब्रह्मपुत्रा को आग बचाने, लोग बचाने से बेचारा टर्न हो गया, या शिवाजी स्टैचू किसी ने जल्दी में काम कर दिया,
हो गया कुछ, लेकिन बहुत ही आगे है नेवी, एयरफोर्स बहुत ही तगड़ा है। जब चीन को पता चला लद्दाख में कि भारत ने 36 राफेल ले लिए हैं, हमारी एयरफोर्स चली गई और हमारे मिग-29 पायलट्स हवाई जहाज गए थे, क्योंकि मिग-29 के जो टायर्स हैं वो कैरियर पे गिरते हैं, तो उनका रब एंड टिक, तो आप देखिए किस रफ्तार से आते हैं, रुकते हैं, तो हमारे टायर्स बहुत तगड़े थे। तो उस वक़्त लद्दाख में उनको चाहिए था कि रफ थे जो उनके लैंडिंग ग्राउंड थे, मिग-29 गए थे, बाद में एयरफोर्स ने बंदोबस्त किया, आपने भी सुना होगा, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बना दिए बहुत, उसको सुरक्षित कर दिए। आर्मी ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, हाईएस्ट रोड टू खारदुंगा तक बना दिया। तो नेवी ने भी चुपचाप अपनी ज़्यादा हिम्मत के साथ शिप्स और धीरे धीरे काम कर रहे हैं, चाहे मिसाइल्स पे तो आप हों, उसके बारे में तमाम मत चीज़ों फिक्र पे। कीजिए। 3 सर्विसेज हैं, मीडिया भारत में बहुत तगड़ा हो गया है, छोटी सी बात होती है वो बड़ा बना देते हैं क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन, कुत्ते ने आदमी को काटा तो न्यूज़ नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काटा तो बड़ी न्यूज़ हो जाती है। तो आप फिक्र मत कीजिए कि हमारी जो सुरक्षा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे ख्याल वो गुजरात से आते हैं, मैरीटाइम स्टेट से आते हैं, तो वो समझते हैं समुद्र। फिर से बोलूँगा, सुरक्षा के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, कल्चर के लिए मैरीटाइम पावर होती है, तो कुछ फिक्र करने की बात नहीं है। हाँ, आखिरी में आपने पूछा, हमारी दोस्ती रशिया से है, हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ है, हम एक वांटेड नेशन है बिजनेस के लिए, हम अच्छे देशवासी हैं, हमारा कोर्ट और ज्यूरिस्डिक्शन भी बहुत अच्छा है, तो जब तक ये चलेगा भारत आगे बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। सर, क्योंकि आपने कई किताबें भी लिखी हैं, इस तरीके से आपने बताया, और मैंने ये सुना भी, मैंने कई वीडियोस में देखा, आप एक म्यूज़ियम भी चलाते हैं सर, म्यूज़ियम भी आपका है, उसके बारे में जल्दी से कुछ बता दीजिए सर। देखो, मेरे पिताजी ने बोला था अपना ढंढोरा कभी मत पिटाना, लेकिन आज आपने सवाल पूछा है, एक छोटा अरित्रा बैनर्जी को पकड़ा मैंने जी। और बोला कि यार ये किताब लिखेंगे, उसने मदद की, माल काफ़ी मेरा है, उसने काफ़ी एडिटिंग वगैरह की, तो ये लेटेस्ट बुक है, इंडियन नेवी एट 75, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो मेरे दिल में आया कि 75 ईयर्स हुआ है, भारत की नौसेना ने क्या किया है, लेकिन अब मैं बोल भी सकता हूँ, एक चैप्टर हमारे इंटेलिजेंस ने बोला चेंज कर दो, क्योंकि शायद उनको ऐसी लगा, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि 11 किताब लिखे हैं मैंने, 10 तो पब्लिश हो गई, ये 11वीं है। ओके। और नेवी डे पे आपको 2 और किताब दे दूंगा मैं। अच्छा, ये अपडेट हो रही है, ठीक है। क्योंकि 2 साल हो गए, आज़ादी का महोत्सव खत्म हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल, 77 हो गया, मैं भी थोड़ा ओल्ड होता जा रहा हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इससे पहले मैं जितना अपनी नौसेना के बारे में लिख दूँ मैं लिख दूँ। आज ज़्यादा लोग ना पढ़े, लेकिन मेरे को पक्का है कि जब भारत बड़ा होगा, भारत की नौसेना बहुत बड़ी होगी, रिसर्चर्स देखेंगे भाई कौन सी किताबें लिखी, और उन्हीं सबको जोड़ के सर आप अपने म्यूजियम में रखा हुआ है सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। आप आइए म्यूजियम में, वो देखिए क्या क्या लड़ाई के बारे में, जहाज़ों के बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में, और जो अभी फ्यूचर नेवी हो रही है, पूरे 71 वॉर, 65 वॉर, ऑपरेशन तलवार आपने तलवार, देखिए 99 लिखा हुआ है उधर ऑपरेशन। लोग मुझे कुछ देते रहते हैं, जिनके पास एक शिप है, आप Okay. आके देखिए, Okay. टाइटैनिक शिप है, एडमिरल हरि कुमार रिटायर से पहले मुझे तारंगिनी दी है, अच्छा, अच्छा। और लेखी जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थी हमारे डिफेंस कॉलोनी एरिया, बिल्कुल। उन्होंने भी एक तोहफा दिया है, जी। एक पुराना जहाज़। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं छोटी सी कोशिश करता हूँ कि मैं इतना लिख के जाऊँ कि अभी भी किताबें बिक जाती हैं, फॉरेन में भी बिक जाती हैं, लेकिन ये किताबें बहुत ज़रूरी होंगी जब भारत की नौसेना बहुत बड़ी होगी। फिर रिसर्च करेंगे कि ये अरिहंत कैसे बनी, ये ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ से लाए थे ये लोग, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सर। विक्रांत कैसे बना, एक पूरा चैप्टर है विक्रांत पे कि
140 कंपनी छोटी छोटी ने क्या क्या दिया है। नहीं बिल्कुल सर, और बहुत बड़ा इतिहास है। जिस तरीके से आपने बताया भी, मैरीटाइम पावर का जिक्र सर ने बहुत बखूबी किया और हर बार इसका जिक्र किया, और हमने समझा भी आज इस पूरे सेशन में कि क्या कीमत है भारतीय नौसेना की और क्या क्षमता है भारतीय नौसेना की। आज हम जहां खड़े हैं और इसका फ्यूचर जब हम देखते हैं भारतीय नौसेना का, तो कितना ब्राइट है, हमारे डिफेंसिस फोर्सेस का कितना फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। और आज हम उस जगह पर हैं सर कि पूरी दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती है। हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर एनएमएफ न्यूज़ पर आने के लिए, इंडियन नेवी के बारे में, भारतीय नौसेना के बारे में इतना डिटेल में हमें बताने के लिए, और बेहद दिलचस्प इतिहास हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत राय सर। तो तमाम चीज़ें आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से सर ने हमें बताया कि क्या क्या जो भारतीय नौसेना का इतिहास रहा, चाहे वो 5000 साल पुराना हो, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरीके से चाइना से ट्रेड किया जाता था, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, सिंधु घाटी सभ्यता हो, तमाम वो जो लोग थे, और उसके बाद 47 जब ब्रिटिश काल से हम आज़ाद हुए, और उसके बाद आज तक का इतिहास हमने देखा। दोबारा से सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत हम खुशकिस्मत है कि आपसे मिल पाए। आज आप हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तमाम ऐसी ही जानकारियों के लिए, ऐसी दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।